पुलकित भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। संजय मिश्रा बहुत कमाल आदमी है। अच्छा, उनके भीतर वो भरा पड़ा है, सिनेमा से लेकर के संस्कृति तक। तो सैफ ने मुझे बोला कि संजय मिश्रा को लेकर आते। मेरा सर आपका स्कूल, आप बैंड्रा से आते हो और ये गांव का आदमी। संजय मिश्रा ने सैफ अली खान के साथ मीटिंग की। आप संजय मिश्रा बोला, है नवाब साहब, है नवाब साहब, आपने कभी सोचा है कि आप मरेंगे तो आपको जलाया कहाँ जाएगा, दफनाया कहाँ जाएगा? सर बोला ये कैसा आदमी है? मैंने सर यही संजय मिश्रा। अच्छा, आपका विकिपीडिया पेज नहीं है? नहीं कहे बनवाए नहीं है? नहीं बनवाया नहीं। कुछ कर दो उसके बाद अपने बारे में बताओ तो मजा भी है। तो एक बात बताइए, आप मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार में, कब निकले थे वहाँ से? ये 2011 में पापा को मैंने बताया कि मुझे बॉम्बे जाना है। पहली बार मुझे फ्लाइट की टिकट भेजी, फ्लाइट से जाओ, और यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, जीरो कनेक्शन, जीरो नॉलेज, सिनेमा क्या है, राइटिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं पता। फिर एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने जो बॉम्बे के दंगों पे थी। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला आपके पास कुछ ज़मीन है? तो उन्होंने बोला हाँ थोड़ी बहुत तो है। बोला क्या हुआ, आप मेरे लिए बेच सकते हैं, मुझे ये फिल्म बनानी है। पापा बड़े सपोर्टिव इंसान, उन्होंने ज़मीन बेची। बाबा ज़मीन बेच दी? हाँ, ज़मीन बेच दी उन्होंने, और मैंने वो फिल्म बनाई तो वो बहुत अच्छी बन गई। और उसी स्ट्रगल के पीरियड में फिर 2019 में कैंसर हो गया। कौन सा स्टेज पे पता चला? सेकंड से थोड़ा ऊपर का। शाहरुख खान को पहला नरेशन जो है भक्षक का, जब उनके घर देने गया था तब कीमोथेरेपी से जस्ट निकला था। सर पे बाल नहीं थे, आईब्रोज नहीं थे, नाखून गायब हो गए थे, शरीर से कीमो का स्मेल आता था। आप बता रहे थे कि आपके अकाउंट में भी मत 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको हर चीज से मदद किया? पैसे तो ज्योत्सना की मम्मी, पूरा पैसा। बाकी सपोर्ट के लिए मेरे 2 दोस्त, और ज्योत्सना का सपोर्ट तो इमेंस था। मतलब एक दिन रात की घटना आपको बताऊं, 3 बजे सुबह मेरी आंख खुली और ज्योत्सना ड्रिप देख रही थी जो गिर रहा था। मैंने क्या देख रही थी? उसने बोला 14,002। मैंने क्या? उसने बोला 14,002 ड्रॉप गए तुम्हारे बॉडी में। तो वो 2 घंटे से खड़े होकर ना एक एक ड्रॉप गिन रही थी और 14,000 तक काउंट कर रही थी। मैंने बोला इसको मैं रीपे कैसे करूँगा? शाहरुख खान से कब फिर मिले, कब गए? 2020 में घर गया उनके। मन्नत बड़ा सीना चौड़ा हो गया कि बाकी दुनिया बाहर वेट कर रही है, मैं अंदर आ गया। नरेशन खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला इस सीन में ये, इस सीन में ये, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और तुझे जैसी फिल्म बनानी है ना बेटा वैसे ही बनाना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक डायरेक्टर के लिए ना कोई प्रोड्यूसर अगर ऐसा बोल दे आपको तो बहुत इंपावरिंग होता है। डर लगता है कभी आपको इस फील्ड में? ना, वो अनुराग कश्यप से सीखा था मैंने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ तो कुछ नहीं था, ऑटो की तो आदत थी मुझे, लग्जरी की आदत नहीं है। तो ये क्यों डरूं कि लग्जरी चला जाएगा तो क्या होगा, फिर वहां चला जाऊंगा वापस। यदि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और तब उसका डायरेक्शन करते हैं तो उसमें कितना अंतर आ जाता है? बहुत। मैं तो किया है, बोस मैंने बनाया था, किसी और की लिखी थी। फ्रीडम मिलता है सेट पे, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कट नहीं बोलता हूँ, एक्टर को करने देता हूँ, वो फ्रीडम है। आपने कहीं से सिनेमा की पढ़ाई नहीं की, कहीं NSD नहीं गए, कहीं FTI नहीं गए, ना राइटिंग की ट्रेनिंग ली, तो आप जब कहानियां लिखते हैं तो क्या सोचते हैं उस कहानियों में कि कैसे होना चाहिए, या फिर वो राइटिंग किस लेवल का होगा? एक तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, म्यूजिशियन रियाज करता है, राइटर को रियाज की बहुत जरूरत होती है। आज क्या बिक रहा है? मुझे नहीं पता क्या बिकता है, मैं तो लिखता हूँ, दिल से लिखता हूँ, जोश में सुनाता हूँ कहानी, सामने वाले को अच्छी लगती है तो। अच्छा, आप ये भी तो नाप तो लेते ही हैं ना, 1-2 फिल्में, 3 फिल्में या 5 फिल्में या 7 फिल्में जब आपने कर ली तो नाप तो लेते ही हैं कि अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आपको आपके औकात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो मुश्किल है। पुलकित भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू भाई। और पता नहीं कैसे हम लोग कनेक्ट हो गए सोशल मीडिया पे। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन था, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं और बहुत बार देखे हैं। कौन से वाले देख लिए? आई थिंक जिस्ट के लिए करते थे ना पहले आप, वो जिस्ट वाले कई सारे इंटरव्यूज मैंने देखे आपके, और खासकर मनोज तिवारी वाला जो बहुत वायरल हुआ था। तो एक्चुअली मैं ड्राइव करता हूँ ना बॉम्बे में, तो मैं यूट्यूब लगा लेता हूँ साइड में, तो देख तो सकता नहीं, तो आप ऑडियो सुनते रहते हो। तो मेरा कोशिश ये रहती है कि कोई इंटरव्यू चलाओ जहाँ 2 लोग बात करें, और मैं हिंदी ज़्यादा सुनता हूँ, ज़्यादा समझता हूँ, तो सारे हिंदी रिपोर्टर जो हैं उनको खास करके, तो उसी दौरान तब आपको मैसेज भी किया था, जब आपने मुझे मैसेज किया था मैंने आपको बताया कि मैं बहुत पहले से आपका, बहुत कमाल इंटरव्यू था। तो 2-3 और देखे मैंने आपके।
खैर उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, जी। यह इंटरव्यू हमने आपका करना है। हाँ। तो एक बात बताइए, आप मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार में, कब निकले थे वहां से 2006। और कहाँ गए, क्या किया, क्या पढ़ाई लिखाई हुई? मैं 10th में था 2000। तो मेरे साथ ना पढ़ाई में बहुत ख़राब था। मुजफ्फरपुर में भी हालत वैसे ही थे। 5th में फेल हुआ, 6th में फेल हुआ, 7th में फेल हुआ, 8th में फेल हुआ, 9th में फेल हुआ, 10th में भी फेल हो गया। तो लगातार 5-6 साल हर फाइनल एग्जाम में, और स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके पापा मम्मी, छोटे शहर में कैसा होता है प्रमोशन हो जाता था। हाँ। रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता है, प्रमोट आप हो जाते हैं। तो हर साल लगता था करा ही देंगे, लेकिन 10th में वो हुआ नहीं। बोर्ड आ जाता है। बोर्ड आ गया। 10th मैंने 2 बार में किया, और उस समय बिहार की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ख़राब। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं कि कुछ मैजिक हो गया है, उस समय बहुत ख़राब थी। सरकार बदली भी थी। सरकार बदली थी उस समय, और मतलब मेरा बचपन तो पूरा इंडोर निकल गया, क्योंकि उसमें बच्चे बड़े किडनैप होते थे 90 में, और कॉन्ट्रैक्टर्स के बच्चे। मेरे पापा रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, तो घर से बाहर जाना मना है, दोस्त बनाना मना है, क्रिकेट खेलना मना है। तो बहुत इंट्रोवर्ट बन के निकल गया पूरा बचपन मेरा। तो वो 2005-2006 में जब मैं 10th में फेल हो गया ना 2005 में, तो मैंने पापा को बोला कि यार मैं पास तो हो जाऊंगा, अगली बार मेहनत करके 1 साल और लगेगा, बट कंडीशन ये कि आपको मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, मेरा यहाँ कुछ होने नहीं वाला, मेरा दम घुटता है यहाँ। मेरे पापा बड़े सपोर्टिव इंसान है, उन्होंने बोला ठीक है। और पैसे वैसे थे नहीं। पापा उस समय कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के इंश्योरेंस बेचने लग गए थे। तो खैर 1 साल 10th निकला, और फिर किसी तरीके से एक बोर्डिंग स्कूल हरियाणा में भेज दिया। अब सोचिए, बिहार से निकल के सीधा हरियाणा चला गया मैं। कल्चर एकदम आसमान ज़मीन का डिफरेंस। और बोर्डिंग स्कूल था, काफ़ी बड़ा बोर्डिंग स्कूल था। वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की, 12th वहाँ से किया। वो 1 बार में पास कर लिया। उसके बाद फिर कॉलेज ढूंढना शुरू हुआ कि क्या करोगे आगे। तो मेरा था कि कुछ ऐसा जो जिसमें कम पढ़ना पड़े, ना पढ़ना पड़े, ऐसा कोई। तो किसी ने बोला BBA कर ले, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, उसमें थोड़ा जब वो गया तो मैंने बोला MIT में पढ़ूंगा। MIT लखनऊ में एडमिशन हो गया। 6 महीने में समझ में आया कि ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 महीने में मुझे किसी ने बताया इसके बाद तुझे MBA करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। हाँ, नौकरी भी मिलेगी तो MBA के बाद। मैं बोला अभी 3 साल ये, फिर 2 साल और, फिर नौकरी के लिए धक्के खाओ, कितने की नौकरी मिल जाएगी, क्या हो जाएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के। मेरे सीनियर्स को देखता था मैं, तो मुझे लगा यार ये नहीं करना। फिर मैंने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। फिर मैं कॉलेज गया ही नहीं। मैं बोला पापा को बताया नहीं, और कॉलेज नहीं गया मैं। हालांकि फीस वीस सब जमा होती रही, लेकिन मैं कभी कॉलेज नहीं गया। कॉलेज जाता था, बाहर बैठता था, पराठे खाता था, घर आता था। घर वालों को कोई पता नहीं है? घर वालों को कुछ पता नहीं। मैं बहुत कांड किए उस दौरान लखनऊ में, तो घर वालों को कुछ पता नहीं। 3 साल जब हो गया तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे बॉम्बे जाना है, कुछ तो मुझे फिल्म में करना है। और उस समय ना कुछ नाटक के दोस्त बन गए थे लखनऊ में, जिनके साथ थोड़ी बातचीत होती थी। तो मुझे लगा ये अलग दुनिया है कि आप लिखते हो, और उसी समय एक्सपोजर मिला मुझे एक्चुअली कि ये भी एक करियर हो सकता है, कि एक आदमी कहानी सुना रहा है, 2 लोग उसमें से कैरेक्टर उठा के परफॉर्म कर रहे हैं और जी रहे हैं। हालांकि जो एक्सपोजर था उसमें नाटक वालों के पैसे कम होते हैं, तो मुझे पैसे की थोड़ी थी कि यार इतने गरीब परिवार से निकला हूँ, मुझे पैसे तो चाहिए लाइफ में, नाटक नहीं कर पाऊंगा। तो जाके फिल्म में जाता हूँ, फिल्म में शायद पैसे होंगे। तो उसके पहले फिल्म को लेकर के कोई ख्याल और वो नहीं था जब? नहीं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट कुछ नहीं। 3rd ईयर में मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए। फिर 2011 में पापा को मैंने बताया कि मुझे बॉम्बे जाना है। पापा बड़े अच्छे तरीके से, उन्होंने पहली बार मुझे फ्लाइट की टिकट भेजी कि फ्लाइट से जाओ। फ्लाइट करके बॉम्बे आया। यहाँ आया तो समझ आया था तो अलग ही शहर है और यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ज़ीरो कनेक्शन, ज़ीरो नॉलेज, सिनेमा क्या है, राइटिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं पता। 6-7 महीने तो लग गए फिगर आउट करने में। तो फिर किसी ने कहा एक्टिंग कर दो, तो 1-2 वर्कशॉप किए। फिर मुझे लगा कि यार एक्टिंग भी करूँगा, तो फिर मैंने पता लगाया कि एक्चुअली एक्टर्स को कितने पैसे मिलते हैं। तो मालूम चला जब तक हीरो नहीं बनोगे तब तक पैसे नहीं है। सही बात है। तो मैंने 600 रुपये मुझे देखने के लिए तो कोई नहीं देगा, तो मैंने ये नहीं करता हूँ, स्विच करता हूँ। तो मेरे टीचर थे, अब एक्टर भी हैं, सौरभ सचदेवा जो। अच्छा। तो सौरभ, मैंने उनसे बातचीत तो सौरभ ना घर पे एक वर्कशॉप करते थे उस समय, वो बैरी जॉन के साथ थे।
बट घर पे उस समय एक्टिंग नहीं करते थे सौरभ। हाँ। तो घर पे एक वर्कशॉप करते थे, तो मैंने उनको बोला एक दिन कि सर मुझे ना माइजनर टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ एक्टिंग, मेथड एक्टिंग सिखाते थे। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे ना कुछ करना है बट आई डोंट नो कि करूँ कैसे। हाँ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, मेरे पास लैपटॉप पड़ा है और मेरे पास एक कैमरा पड़ा है 7D, ये लेके गार्डन में चला जा। मैं क्या करूँ वहाँ जाके? तो बोला लोगों से पूछ कि आप गार्डन क्यों आते हो, हाँ। तो तुमको अलग अलग जवाब मिलेंगे, वो रिकॉर्ड करके एडिट करो। चला यार ट्राई करता हूँ। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों गार्डन में गए, वहाँ जाके रिकॉर्ड करके एडिट किया, तो कहानी बनने लग गई। तो मैंने कहा ये क्या मीडियम है कि आप जाते हो और किसी से बात करते हो और आपको लगता है यार कुछ एडिट करो तो कुछ और निकल जाता है, स्टोरी बनने लग जाती है एडिट में। मैंने ये करना है। तो फिर लोगों ने बोला असिस्ट करो, कि नहीं असिस्ट करोगे तो सीखोगे कैसे। तो मैं गया, फिर बहुत लोगों के दफ्तर के चक्कर काटे बट किसी ने मुझे नहीं लिया, क्योंकि ना कोई बैकग्राउंड था, ना कहीं एक्सपोजर था, ना पढ़ा था फिल्म मेकिंग, ना लिखना आता था, ना एक्सेल शीट आता था, लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास। बॉम्बे आने का साल क्या था? 2011 में आप आ गए थे और ये चल रहा था बस? हाँ, ये 2012 की बात बता रहा हूँ आपको कि 2012 तक मैंने फिगर आउट किया था कि डायरेक्शन करना है 1 साल के अंदर। फिर मैंने कोशिश की, नहीं कोई लिया, तो एक शॉर्ट फिल्म मैंने खुद से शूट करके बनाई। सौरभ ने उसमें एक्टिंग की, जो मेरी अभी वाइफ हैं, उस समय वो बैरी जॉन की एसोसिएट थी, तो उनसे मैं तुम भी एक्टिंग कर लो। तो उस समय मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसी दौरान हम मिले, तो उनसे भी एक्टिंग करा। वो इतनी खराब बनी फिल्म, ज्योत्सना बहुत खराब एक्टर है, तो इतनी खराब बनी वो फिल्म कि मैंने खुद ही नहीं देखी। मैं बोला इसको किसी को नहीं दिखाता हूँ, कुछ और सोचता हूँ। फिर 1-2 और ट्राई मारा लेकिन नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बोला कि करना है तो प्रोफेशनली करो, यू नीड टू हायर पीपल जिनको कैमरा पता है, जिनको लाइटिंग पता है, जिनको एडिटिंग पता है। मैं ठीक है। फिर एक स्क्रिप्ट लिखी मैंने जो बॉम्बे के दंगों पे थी। 92 गुलजार साहब की कहानी थी, एक खौफ। उस खौफ से इंस्पायर होके एक शॉर्ट स्टोरी, मैंने शॉर्ट फिल्म 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म लिखी। फिर मैंने लोगों को इकट्ठा किए, तो मालूम चला इसको बनाने के लिए 12-13 लाख रुपए लगेंगे। 12-13 लाख तो थे नहीं। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने बोला आपके पास कुछ ज़मीन है? तो उन्होंने बोला हाँ थोड़ी बहुत तो है। बोला क्या हुआ, आप मेरे लिए बेच सकते हैं, मुझे ये फिल्म बनानी है। तो मेरे पापा बोले ठीक है डन। पापा बड़े सपोर्टिव इंसान, उन्होंने ज़मीन बेची। बाबा ज़मीन बेच दी उन्होंने? ज़मीन बेच दी उन्होंने, और मैंने वो फिल्म बनाई तो वो बहुत अच्छी बन गई। और नितिन बैद जो बहुत बड़े एडिटर हैं, उस समय नितिन की वो पहली फिल्म थी। अनुज धवन जो अभी जिसने मालिक शूट किया, अनुज उस समय बच्चे थे, शाहिद शूट कर रहे थे हंसल के साथ, हंसल सर के साथ, तो वो अनुज ने शूट की। बड़ा फिल्म कैमरा आया उस समय, रेड का कैमरा नया आया था कुछ, तो बिल्कुल प्रोफेशनली 3-4 दिन हमने शूट किया, 15 मिनट की फिल्म बनाई, वो बहुत अच्छी बन गई। उस फिल्म को काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी फेस्टिवल्स में गई। फिल्म कौन सी थी ये? बॉम्बे 92। यूट्यूब पे डाला था, फ्लैग हो गया वो, तो निकालना पड़ गया। आपको भेजूंगा कभी देखने के लिए। तो वो बनाई, उसके बाद बड़ा हौसला बढ़ा कि बना सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि फीचर लिखो, तो फिर फीचर लिखी तो कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई एक्टर नहीं। एक्टर के पास जाओ तो बोलता है प्रोड्यूसर लाओ, प्रोड्यूसर के पास जाओ बोलता है एक्टर लाओ। तो आदमी शटल कॉक की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। तो मैंने बजट बनाया कि कितने में बन सकती है, और ऐसी कहानी लिखी कि एक घर में शूटिंग हो जाए फिल्म की। तो मानो चला 60-70 लाख रुपए, तो फिल्म मेकिंग महंगा मीडियम है, महंगा शौक है, 60-70 लाख तो लगेंगे ना। 60-70 कहाँ से आएंगे? तो मेरी गर्लफ्रेंड ज्योत्सना ने बोला कि मैं लाती हूँ इस बार। तो वो अपनी मम्मी के पास गई, वो अपनी मम्मी से बोली तो मुझे 70 लाख रुपए दो, मुझे ये फिल्म बनानी है। तो आंटी भी बड़ी जेनरस, मेरे पापा का फीमेल रूप है, उन्होंने ले लो। उन्होंने अच्छा, बढ़िया घर से थी। हाँ, मतलब आंटी सिंगल मदर है, अंकल नहीं है, तो आंटी सेल्फ मेड है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले लो। उनका एफडी तोड़ दाड़ के आंटी ने मुझे 70 लाख रुपए दिए, मैंने फिल्म बनाई। फिर नेटफ्लिक्स उस समय इंडिया में नया आया, वो भी फिल्म काफ़ी फेस्टिवल्स में गई। मामी में ओपन हुई थी, न्यूयॉर्क में दिखाई गई, उसकी वजह से देश विदेश घूमने का मौका मिला। ये फिल्म कौन सी थी? ये मरून थी, मानव कौल के साथ। हाँ। तो वो बनाई और वो नेटफ्लिक्स इंडिया में, उन्होंने फिल्म ले ली। बहुत पैसे नहीं मिले, लेकिन जितने पैसे लगे थे उतने आंटी को वापस मिल गए।
जैसे ही ये रिलीज हुई तो अब था कि अब क्या करूँगा, ये हो गया। अच्छा मैंने पैसे, क्योंकि कहाँ इंडिपेंडेंट फिल्म में पैसे, आप वो भी घर के पैसे लगे थे तो पैसे नहीं बनाए मैंने उसमें। तो एक दिन रात, और मेरे साथ क्या हो गया था कि 6-7 साल में ना इतनी खराब हालत थी, ये 2016 में बनाई मैंने मरून, पैसे बिल्कुल नहीं। तो एक दिन मैं ना ज्योत्सना को बता रहा था कि मैं अपनी मम्मी की शक्ल भूल गया हूँ, क्योंकि मिला ही नहीं हूँ पिछले 5-6 साल में। तो मम्मी याद नहीं आ रही मुझे, तो अब मुझे बहुत डर लगने लग गया उस पर। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कैसे जाएंगे, मैं बोला जा नहीं सकता, पैसे नहीं है यार। किस्मत ऐसी थी कि उस समय मरून, ये असीम बजाज लोग पटना में एक फेस्टिवल करते थे। तो वहाँ पे मरून सेलेक्ट हुई, उन्होंने बोला हमको आने जाने का टिकट देंगे। मैंने बोला मम्मी से मिलने जा रहा हूँ मैं। फ्लाइट पकड़ के गया, मम्मी से मिला, वहाँ लोगों ने फिल्म देखी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई ना, तो उसके 1-2 दिन बाद ही हंसल सर का बेटा है जय मेहता, वो मेरा उस समय का दोस्त है। तो जय ने मुझे कॉल किया कि यार तुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है क्या? तो मैं बोला हाँ थोड़ा बहुत। बोला कौन सा फ्रीडम फाइटर पसंद है? बोला सुभाष चंद्र बोस। तो बोला यार वो हंसल सर ना एक सीरीज बना रहे और उनके पास टाइम नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो तू करेगा क्या? वो राजकुमार राव है। मैं बोला करूँगा। तो आके हंसल सर से मिल गया। राजकुमार राव को मतलब 2 लोगों ने जो बढ़िया से पोर्ट्रे किया है सिनेमा में, वो पहले हंसल जी हो गए और दूसरे आप। कोशिश है भाई, इस बार तो कुछ अलग फोड़ा उसने। तो मैं गया, हंसल सर से मिला, हंसल सर ने बोला कि तुमको इतने पैसे दूंगा। और मैं बोला ठीक है सर, क्या निगोशिएट करता मैं, जो मिल रहा था बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने चेकबुक निकाला, उन्होंने 3 लाख रुपए का चेक बना के मेरे हाथ में, तो पहले पैसे हंसल सर ने दिए मुझे लाइफ। मैं घर आया, हमारा यार 3 लाख रुपए मिले हैं मुझे, और ये तो स्टार्टिंग है, पैसे बाकी है। और फिर बोस हुई, बोस बनाया हम लोगों ने। और बोस उस दौरान वेब सीरीज था नहीं इंडिया में, 2017 में, और बहुत महंगी सीरीज थी। हम लोगों ने इंडिया, पोलैंड, थाईलैंड, लद्दाख, अलग अलग, कैलकाटा बहुत शूट किया। वो रिलीज हुई, उसको भी प्यार मिला, बट उससे मैं सदमे में चला गया। ओनरशिप नहीं होने पे ना, अगेन राइटिंग मेरी नहीं थी उसमें। कि ओनरशिप नहीं होने की वजह से ना मुझे वो लगता था कि यार मैं वो नहीं कर पाया जो मैं कर सकता था। और उस समय मैं था भी 26-27 साल का। तो और एक अराइव्ड वाली फीलिंग भी आ गई, क्योंकि आपको अलग अलग प्रोडक्शन से फोन आ रहा है कि आप सीरीज करेंगे क्या, और सीरीज के ऑफर आते थे। और पैसे भी जितना बोस में मिला उससे ज्यादा मिल रहा था। तो लालच तो था मन में कि पैसे कमा लो, बट इन सब मौकों पे ज्योत्सना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लेती है। उसने बोला नहीं पैसे मत बनाना, सोच के करना अगला जो भी करना। गर्लफ्रेंड कब बन गई थी वो? 2011 में बन चुकी थी। हाँ, तो अभी 15 साल हो गए हमको साथ में। तो और हम साथ रहते थे, बोस 2016 से हम साथ रहते हैं। हालांकि वो बॉम्बे से ही हैं, लेकिन हम साथ रहते हैं। तो दोस्त ने बोला पैसे के पीछे मत भागो, अगर मन नहीं कर रहा तो मत करना। तो फिर मैंने मना करना शुरू किया। वो मना करते करते ना 2 साल निकल गए। तो 1-2 फिल्म बीच में लिखी मैंने, जो बाद में बनी, लेकिन वो मेरे बगैर बनी। ये भी होता है इस इंडस्ट्री में। और उसी स्ट्रगल के पीरियड में फिर 2019 में कैंसर हो गया। फिर मैंने कैंसर पे रियलाइज़ किया कि मैं अब कोई फालतू काम नहीं करूँगा। और वो अराइव्ड वाली फीलिंग जो है ना लाइफ में, एरोगेंस जो आ जाता है, वो अब लाइफ में नहीं आएगा। बहुत जब हुआ था उस समय लगता था कि क्यों हो गया, बट अभी रेट्रोस्पेक्ट में लगता है कि बहुत सही समय पे सही चीज़ हुई मुझे, आगे की लाइफ सॉर्ट हो गई। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर एक खौफ भी तो हो जाता है ना? नहीं, डर खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। अभी आपको मैं बोलूँ कि आप एक दिन मरेंगे, तो आप सोचेंगे अच्छा जब मरेंगे तब देखेंगे। आप सोचो कि मेरे लिए तो होता कि यमराज दरवाजे पे था, कि आ गया है, कॉल बेल बज रहा है, दरवाजा खोलो बस। तो वो डर खत्म हो जाता है। कौन से स्टेज पे पता चला? सेकंड से थोड़ा ऊपर था, 3rd नहीं पहुंचा था, बट डर खत्म हो जाता है। एक्चुअली डर खत्म हो जाता है, डर, लेकिन उसका रिपरकशन कुछ और है। डर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप AK-47 लेके मार्केट में उतर जाते हो।
मोस्टली लोग जो कैंसर से लड़ के निकल जाते हैं वो हम्बल हो जाते हैं, डर दूसरी तरफ खत्म हो जाता है। मतलब आपके हाथ में AK-47 की जगह गुलाब का फूल आ जाता है। फिर आपसे झगड़ा कोई करना चाहे तो भी आप झगड़ा नहीं करते हो। तो वो एक मेजर शिफ्ट आ जाता है। मतलब आप जब खासकर जब इतनी बड़ी दुर्घटना से आप निकल जाओ ना, उसके बाद, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो जाते हो। जब भी सुबह उठते हो आपको ये नहीं लगता कि आज करूंगा क्या, तो बच गया, आज सुबह भी देख रहा हूँ मैं, तो आप ग्रेटफुल हो जाते हो। तो मोस्टली सारे जितने भी मैं सर्वाइवर से मिला हूँ, सारे सर्वाइवर की एक ही स्टोरी, दे बिकम मोर हम्बल, मोर ग्रेटफुल, रिस्पेक्ट लोगों को लेकर। तो बस उसके बाद फिर चीज़ें सेट हो गई। उसके बाद मैं रुका नहीं। आज भी मैं अब सर पे नहीं लेता हूँ चीज़ें। जैसे जब कीमो चल रहा था तब मैंने भक्षक लिखी थी। कीमो के दौरान मैंने रेड चिलीज में नरेशन दिया था। शाहरुख खान को पहला नरेशन जो है भक्षक का, मैं जब उनके घर देने गया था तब कीमोथेरेपी से जस्ट निकला था। सर पे बाल नहीं थे, आईब्रोज नहीं थे, नाखून गायब हो गए थे, शरीर से कीमो का स्मेल आता था। तब मैंने उनको नरेट किया था भक्षक। फिर भक्षक हुई, फिर 1.5 बीघा हुई, फिर एक और फिल्म मैंने रेड चिलीज नहीं, शाहरुख खान ने प्रोड्यूस की, कर्तव्य, सैफ अली खान के साथ, जो इस साल रिलीज होगी, जो बन के तैयार है। और फिर मालिक 11 जुलाई को आ रही है। 11 जुलाई को आ रही है। और फिर शाहरुख खान से लेकर के सब जगह पहुंच गए आप। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई नया बंदा दिल्ली से या बिहार से या कहीं से भी आए डायरेक्शन वगैरह करने के लिए या एक्टर ही बनने के लिए, तो प्रोसेस तो खैर आप ही जैसा होगा, किसी का स्लो हो जाएगा, किसी का जल्दी हो जाएगा, पर वो प्रिपेयर कैसे करे खुद को? इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो छोटे शहर से आए हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग 30 साल से लगे हुए हैं, उनका नहीं कुछ हुआ। वो लोग समय को ब्लेम करते हैं कि मेरा टाइम नहीं आया, किस्मत नहीं थी मेरी, मैं ज़्यादा टैलेंटेड था। हो सकता है। राजकुमार राव एक बहुत कमाल की चीज़ बोलते हैं। वो बोलते हैं कि टैलेंट ना 19 चलेगा, 18 चलेगा, मेहनत आपको 25 करना पड़ेगा। अगर आपके पास टैलेंट 18-19 है और मेहनत आपका 15-14 है, आपका कुछ नहीं होगा इस शहर में। क्योंकि मेरे जैसे ना हज़ारों लोग इस शहर में घूम रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ मुझसे टैलेंटेड लोग हैं जो मेरे से बेहतर कहानी सोच सकते हैं, जो मुझसे बेहतर लिख सकते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो लाइन जिस दिन वो क्रॉस करेंगे वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे। उसमें मुझे लगता है मेहनत और ईमानदारी का बहुत बड़ा, क्योंकि आप यहाँ आते हो ना, आप एक्सपोज हो जाते हो। जैसे कोई लड़का मान लो पटना से आता है, आप एक दुनिया देख कर आ रहे हो जहाँ बाल बड़े करने पर भी लोग कमेंट कर देते हैं कि गुंडा बनेगा क्या। तो मतलब एक ऐसी दुनिया था। कट्टू, आप बॉम्बे आते हो, आप देखते हो कि यहाँ पे लोग बड़े ओपन हैं। आप धीरे धीरे एक्सपोज होते हो तो आपको मालूम चलता है लड़का लड़की यहाँ कोई फर्क नहीं है। बहुत ओपन इंडस्ट्री है एक्चुअली। लड़कियों के लिए भी बहुत ओपन है, लड़कों के लिए भी बड़ी ओपन है। एक दूसरे से बड़े खुल के बात कर सकते हो यहाँ पे। ये कल्चर शॉक है छोटे शहर वालों के लिए। तो आपको 2-3 साल तो उस शॉक में निकल जाता है कि यार ये कैसे होगा ये। फिर 2-3 साल बाद जब आप उससे निकलते हो तो तब या तो आपको उस कल्चर को आप चेज करने लग जाते हो कि मुझे यही बनना है। तो आप अपनी पहचान छोड़ देते हो, जो मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं बोस कर रहा था ना, तो मुझे भी लगा था कि अराइव ना, अभी आगे बढ़ते हैं, पैसे छापता हूँ। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये शहर नहीं है मेरे लिए। बॉम्बे में रहता हूँ, यहाँ काम करता हूँ, और सारे प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ हैं, सब सारी फैसिलिटी यहाँ है। बट एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बॉम्बे की कहानी से उतना कनेक्शन मेरा नहीं है। क्योंकि मैं 15 साल में कितना जानता हूँ शहर। अगर आप बोलेंगे बिहार, तो बिहार में मेरी 4 जनरेशन है। मेरे परदादा जी से लेकर मेरे बाप तक की कहानी है मेरे पास। 15 साल में मैं कहानी कहाँ चलाऊंगा। बॉम्बे कैद फील कराता है मुझे कि आप घर में जाते हो, ग्रिल लगा हुआ, पड़ोसी को नहीं जानता। हम लोग के घर पे क्या है, पड़ोसी, आप कहीं जा रहे हैं तो घर की चाबी पड़ोस वाले के हैं, बच्चा लोग पड़ोस वाले के यहाँ छोड़ देते कि 2 घंटा देखिएगा आ रहे हैं। यहाँ नहीं है वो कल्चर। यहाँ तो मतलब
बात ही नहीं करते, पता ही नहीं है पड़ोस में कौन रहता है। तो बॉम्बे बड़ा वैसा आपको शौक देता है स्टार्टिंग में, फिर आप धीरे धीरे जब वो शौक से निकलते हो ना, तो आप चेज करने लगते हो, आपको लगता है यही बन जाता हूँ ना, कूल है, कपड़े थोड़े अतरंगे हो जाते हैं, हाथ में सिगरेट आ जाती है, टोपी घूम जाती है, बात करने का तरीका, बीच बीच में एक दो अंग्रेजी के शब्द डालने लग जाते हो आप, भाई से ब्रो हो जाता है, और फिर आप 4-5 6 साल बाद आपको लगता है कि मैं मतलब जिस मिट्टी में उगाया गया था, गमला बदल गया है और मिट्टी भी कहीं और आ गई है, और अब पेड़ कुछ अलग ही निकल रहा है। तब तक लेकिन लेट हो जाता है, उम्र भी तो बढ़ती है ना। हाँ। उम्र बढ़ने के बाद उसके बाद आपको प्रेशर, तो बहुत सारे लोग, तो बेसिक आइडिया ये है कि आप कहीं से आओ, मेहनत और ईमानदारी से जो हो वही बने रहो। अगर आपको काम मिलेगा तो आप, बड़े बड़े एग्जाम्पल है भाई, पंकज त्रिपाठी, सही बात। आप उनसे आज भी मिलिए, आपको लगे अरे बिहार का आदमी है। मनोज वाजपेयी, आप आज भी मिलिए, आपको लगेगा कि वहाँ आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो छोटे शहर से आके सक्सेसफुल हुए हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। प्रकाश झा, मैं भी उनसे मालिक के लिए गया था एक रोल सुनाने उनको, हालांकि उन्होंने किया नहीं। उनको बोला आप एक्टिंग कर लो, बात हुई, निकल के बड़े बड़े मजेदार कॉन्वर्सेशन हुआ उनके साथ। जब मैं निकलने लग गया तो बोला यार पुलकित एक तो फोटो खींच लेते हैं तुम्हारे साथ, और उन्होंने खींच के मुझे व्हाट्सएप किया। मेरा सर, आप समझ रहे हो, प्रकाश झा हुआ। हाँ। बोला अरे आए तो हम लोग वहीं से है ना, अच्छा लगता है। कितना सुंदर बात है। सोचो ना आप, एक आदमी लेजेंड आदमी है भाई, ये लोग तभी बने हुए हैं अभी तक रेलेवेंट। इसलिए मैं वही आपको भी बता रहा था कि रेलेवेंस होना ना, वो आपको पैसा नहीं बनाएगा, वो आपकी फिल्में नहीं बनाएंगी, वो आपका, आप जहां से हो ना, वो रूट आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। लोग तोड़ लेते हैं। मैं एक किस्सा, मतलब घटना मेरे साथ अभी 2 दिन पहले घटी है। ठीक है, मैं गया था कहीं पे, अब रिश्ते बन गए हैं इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगा वहाँ पे, लेकिन हाँ वहाँ गया था और फिल्म से ही रिलेटेड लोग थे वहाँ पे। तो किसी व्यक्ति से मिला जो बिहार का ही है, किसी ज़माने में बिहार से चला आया होगा। अब उसका पूरा जो अटायर है, तरीका है, भाषा का टोन है, वो सब मराठी है, प्योर मराठी। मतलब जब तक उस आदमी ने ये नहीं बताया कि मैं बिहार से हूँ तब तक मुझे फील नहीं होगा। हम लोग भी जब कई बार इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं या कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट की नीड होती है। बट अब हम लोग चेंज हो गए हैं, बातचीत में आपको फील हो जाएगा कि अरे ऐसे बोल रहा है, मतलब ये बिहार का ही होगा। तो वो लोग शायद कोई फिल्म शूट कर रहा होगा, उनका अनुभव खराब हुआ कि वो कह रहा है कि बिहार में तो यार बिहारी एकदम ऐसे होते हैं, उनको बोलने का तमीज़ नहीं है, ये वो वगैरह फलाना, बहुत सारी चीज़ें सुनते सुनते रहा मैं। कहीं पे जाके अब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बोला भाई साहब कहाँ जाके घूम के आ गए बिहार में, और किसको बोल दिए? तो कह रहेगा अरे नहीं आप बिहार से हैं क्या? मैं बोला हाँ हूँ। तो अच्छा तभी आपको बुरा लग गया? मैं बोला बुरा नहीं लगा, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि तुम जिस ढाबे में जाके खा के आए हो, अगर तुमने प्याज मंगाया उसने मना कर दिया तो ऐसा नहीं होगा, उसका टोन खराब नहीं होगा, वो तरीका है बातचीत करने का। जैसे आपके यहाँ ऑटो वाला हो या कोई भी व्यक्ति हो, या आप खुद ये चलना भाई, चलना शूट करते हैं, ये चलना फिल्म देखते हैं, ये क्या तरीका है बात करने का? तो मुझे तो रूड लगेगा ना, मैं जहाँ से आया हूँ, हमारे यहाँ सौम्यता चलती है। तो लोगों का परसेप्शन कहीं कहीं जगहों पे ऐसा बदल गया है लोगों को लेकर के कि उनको खराब लगने लगा। बिहार में कहाँ लोग, मतलब उनकी टोन में कहाँ है रूडनेस है बिहार? नहीं, बिहार तो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी बिहार से तो आप समझ पाएंगे। देखिए शर्मिंदा तो नहीं हूँ मैं इस बात पे कि मैं बिहार से हूँ, अब क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, जहाँ से हैं आप वहाँ से हैं। हाँ ट्रू। हाँ मुझे कुछ समस्या थी मेरी अपनी कि मुझे वो शहर पसंद नहीं आता। मुझे लगता है कि वहाँ पे जो बिहार में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो IAS IPS बन जाते हैं क्योंकि उन पढ़ते हैं। बिहार में ना एवरेज बच्चों के लिए कुछ नहीं। हम कंपटीशन का, हमको माँ बाप हमको सुबह सुबह 6 बजे कुहासे में ना ट्यूशन पढ़ने भेज देते हैं, जाओ मैथ्स का ट्यूशन पढ़ो। अब आपको मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, तो आप करोगे क्या? तो एवरेज बच्चों के लिए बिहार में कुछ नहीं है। आई होप कभी ना कभी कुछ ना कुछ, एजुकेशन अभी भी बहुत पीछे है बिहार का। लेकिन जब बिहार में था तो जैसे बिहार में ये नहीं बोलते तो कैसा है भाई, तू नहीं चलता बिहार में, तू तड़ाक पे वहाँ पे लड़ाई हो जाती है। और माँ बहन की गालियाँ नहीं चलती हैं बिहार में, एक दूसरे को आप गाली निकलो, ज़्यादा से ज़्यादा साला बोल देते हैं लोग, तो बोले साला बोल दिया, साले पे भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं बिहार में। और मैं तो बिहार से हरियाणा चला गया था। हरियाणा में वाक्य शुरू
गाली के साथ होता है और खत्म गाली के साथ होता है। टोन भी ऐसा जैसे लगता है कि वो बोल भले अपने टोन में प्यार से हाँ, लेकिन हरियाणा वाले भी बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ बट लेकिन उनकी भाषा है, उनका बात करने का तरीका, एक एटीट्यूड है उनका जो बिहारियों का नहीं है। हाँ वो आपको देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो कल्चर शॉक था कि बिहार से निकल कर आओ और आप जहाँ गाली नहीं रखते वहाँ पे आपका कोई दोस्त आ रहा है वो गाली देता है, बोले कैसा है, आपको लगता है गाली दे रहा है मुझे। फिर आप थोड़े थोड़े दिन में आपको लगता है अच्छा ये तो प्यार है यार, दोस्तों का प्यार है। अभी भी कोई फोन करता है इतने साल बाद भी सेंटेंस शुरू गाली से ही होती है और मैं भी देता हूँ। तो वो बट प्रॉब्लम वो नहीं है, जगह के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। अब अमेरिका जाओगे तो आपको इंग्लिश में बात तो करनी पड़ेगी। तो अगर बदलने में कोई समस्या नहीं है, बदलने के बाद जो भूल जाते हो ना कि कहाँ से हो, उसमें समस्या है। भूलना नहीं चाहिए कि स्टेशन जहाँ से ट्रेन निकली थी, जहाँ से टिकट लिया था वो स्टेशन ही भूल गए तो प्रॉब्लम है। कहाँ से आए थे वो तो पता होना चाहिए। और इस बात चीज से ये समझ में आ रहा है कि जाहिर सी चीज है जो यहाँ से गया होगा ना वहाँ पे, जैसे खाना मांगा होगा या प्याज मांगा होगा, वो तरीका ठीक नहीं होगा। हाँ। तो हमारे यहाँ ये है कि बहुत जल्दी आपको बता समझ जाते हैं कि भैया देखो हिसाब से। हाँ, मैं आपको एक घटना, पटना एयरपोर्ट, कड़ाके की ठंड, मेरे दादाजी बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थे कोविड के टाइम पे। तो मैं उनसे मिलने गया, उनसे मिलकर मैं वापस आ रहा था। तो पटना एयरपोर्ट पे बहुत ठंड थी, तो मैं कॉफी शॉप में गया, मैं बोला एक ब्लैक कॉफी देना मुझे। तो उन्होंने एक कॉफी में एक पाउच डाला और 100 रुपये लिए, दे दिया। तो मैंने पिया तो उसमें चीनी मिला दी। मैं बोला भाई चीनी क्यों मिला दी इसमें? तो आदमी मेरे तरफ देखा, कड़वा पियेंगे? कॉफी कड़वा ना होता है, चीनी डाले मीठा लगेगा आपको। मैं बोला भाई मैं नहीं पीऊंगा, चीनी नहीं चाहिए मुझे। बोला ऐसे पी जाएंगे, ऐसे कौन कॉफी पीता है? तो अब वो आदमी कुछ रूड नहीं हो रहा था मेरे साथ, उसका कंसर्न था। बिहार उनको लगा कि शायद वो पीते होंगे वहां पे लोग कॉफी में चीनी मिलाकर, बट उनको नहीं पता था ये बात। बट रूड नहीं था। अगर बाहर वालों को शायद लगेगा कि अरे कैसा आदमी है, बेवकूफ नहीं था वो अपना, उसको वो कंसर्न से चीनी मिलाया कि भाई कड़वा कैसे पिएगा, चीनी मिला देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बिहारी रूड होते हैं, बट कुछ बोला होगा आपके दोस्त ने इसलिए किसी ने, वहां पे आप टेढ़ा नहीं हो सकते। खैर वो मेरे दोस्त नहीं है। किसी ने मुझे बोला, एक बिहारी दोस्त है मेरा, एक्टिंग करता रहता है, तो उससे मैं बात कर रहा था, मैं तो बहुत टेढ़ा आदमी है। तो बोला भैया हम जहाँ से हैं ना हम लोग, वहाँ पेड़ भी टेढ़ा उगता है, तो आदमी कहाँ से सीधा होगा? अच्छा ये बताने का तरीका है, लेकिन लोगों को खराब लग जाएगा। खैर मैं पढ़ रहा था तो मैं देख, अच्छा आपका विकिपीडिया पेज नहीं है? नहीं कहे बनवाए नहीं है या बना नहीं है? क्यों बनाना है? अभी ऐसा कुछ किया नहीं लाइफ में, क्या जानेंगे लोग। मतलब सर्च करने पे खाली IMDb पे डिटेल्स पता चल जाती है, इसके सिवा कुछ नहीं। और आप इंटरव्यू वगैरह भी बहुत कम देते हैं, बात नहीं करते हैं? अभी देने लग गया हूँ। अभी मालूम चला है कि तो एक PR रखना पड़ता है जो आपको PR करता है। कमर्शियल सिनेमा करो तो ये सब होता है। अभी तक ऐसी फिल्में की नहीं थी ना, तो धीरे धीरे, और अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं लाइफ में, क्या पढ़ेंगे लोग मेरे बारे में? कुछ कर दो उसके बाद अपने बारे में बताओ तो मजा भी है। और मैं चाहता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ कि मेरे बारे में सर्च करो गूगल पे, या मैं खुद को सर्च कर लूँ गूगल पे। वो बस मैं बताया ना, वो कैंसर के बाद, शायद उसके पहले चाहता हूँगा, उसके बाद मेरी चाहत ये सब नहीं है कि मेरे बारे में सर्च कर लो, जानो कि मैं कौन हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जानते कोई बात नहीं। मेरा काम देख रहे हैं लोग, शुक्रगुजार हूँ समय का कि बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन आई एम नॉट चेजिंग कि विकिपीडिया वो बाई प्रोडक्ट है। जब हो जाएगा तो भी बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। कैंसर जब आपका शुरू हुआ, जब पहली बार पता चला, तब से जब तक खत्म हुआ, इस पूरे बीच में मतलब आपका जीवन कैसा था और परिवार किस तरीके से उस फेज को हैंडल किया? यार उस समय मेरे दादा दादी दोनों जिंदा थे, अब दोनों नहीं है। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। तो और मेरे पापा उनका ख्याल रखते थे, मम्मी और पापा वहीं मुजफ्फरपुर में ही। तो जाहिर सी बात है, दादाजी बेड पे थे, दादी बेड पे थी, दोनों एक टाइम पे बेड पे थे। और दोनों स्टेशनरी थे, मूव नहीं कर सकते थे दोनों बिना सपोर्ट के। तो पापा को मारे, तो जब कैंसर हुआ तो मैंने पापा को बोला,
पापा को भी शायद किसी बाप के लिए, क्योंकि हम लोग तो फिल्म देख रहे हैं तो सोचते वैसे ही हैं, कि किसी बाप के लिए बहुत वो हो गया होगा कि यार टूट जाता है बाद में कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को बचा भी सकूं, अगर बचाना भी चाहूँ तो नहीं बचा सकूं, क्योंकि कभी लोअर मिडिल क्लास वाला आदमी नहीं सोचता भी नहीं है कि एक इंश्योरेंस ले लेता हूँ कि कुछ हो गया तो काम आएगा। उस दौरान आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था भाई। आप बता रहे थे कि आपके अकाउंट में भी मत 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मेरे अकाउंट में थे। और जो मेरा इलाज हुआ है वो 5 स्टार होटल की तरह हुआ है। मैं कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में सिंगल लग्जरी कमरे में था, बिना पैसे के। तो वो पैसा कहाँ से आया, कौन लोग थे जो मेरे साथ खड़े हो गए, वो भी बताऊंगा आपको। बट उस दौरान नहीं थे, तो वो पापा मम्मी दोनों एक दिन के लिए, मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वहीं उनकी शादी हुई है, तो उसने टिकट कराया होगा, तो ये दोनों एक दिन के लिए पापा आए, मुझसे मिले और फिर वो चले गए। मम्मी मेरे साथ रुकी। ज्योत्सना की मम्मी मेरे से बहुत बहुत क्लोज हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी दूसरी माँ है। और जब मुझे कैंसर हुआ तो मैंने सबसे पहले उनके पास गया, मैं बोला आंटी ऐसा हो गया है, तो वो बहुत रोई, क्योंकि आंटी भी सिंगल हैं और वो भगवान में बहुत बिलीव है उनका, तो उनका एक अपना सिस्टम है। उन्होंने बोला कि तुझे कुछ हो गया ना, मैं भगवान ने मानना बंद कर दूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। और वो औरत मेरे साथ खड़ी रही और 6 महीने मेरा इलाज चला, और पूरा खर्चा आंटी ने, घर का किराया, मेरी गाड़ी का EMI, मेरे इलाज का खर्चा सब आंटी ने उठाया, सब। और आज तक पैसे नहीं मांगे मेरे से। अब मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन अब मैं देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं दूंगा तो बड़ी बेइज्जती होगी कि मैं उनको पैसे वापस कर सकता हूँ। पूरा आंटी ने उठाया। मेरे दोस्त थे, दोनों इंजीनियर, वो दोनों मेरे पास पुणे में नौकरी करते थे, वो दोनों नौकरी से छुट्टी ले लेके मेरे पास पहुंच गए। मेरे बाल चले गए तो उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए, और ज्योत्सना अड़ गई कि नहीं ये वो क्या जनरल वार्ड में नहीं इसका इलाज होगा, बड़ा कमरा लेते हैं। बड़ा कमरा लिया गया और मेरे रूम को प्लेग्राउंड बना दिया गया। किसी भी समय मेरे रूम में 6-7 लोग होते थे, कैरम बोर्ड पहुंच गया, बिजनेस पहुंच गया, व्यापार खेल रहे हैं, चेस पहुंच गया, सिनेमा चल रहा है कोकिलाबेन अंबानी में, नीचे स्टारबक्स से कॉफी आ रही है। लोग 6 महीने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया किसी ने कि मैं बीमार हूं। तो त्योहार बना दिया 6 महीने का लोगों ने मेरे लिए। और मेरी वाइफ जो है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रीढ़ की हड्डी वाली महिला है। इलाज कराने जाना है, ड्राइव करके जाओ ना, गाड़ी चलाओ। मेरा कीमो चल रहा है और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं उसका नहीं हो रहा, मतलब होगा चलाओ। वो जितना उसने मुझे पुश किया ना इन सब चीज़ों के लिए, वो बहुत। तो वो 6 महीने 7 महीने का ये जो पीरियड था, पहले गया, डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी। अच्छा, मुझे इंजेक्शन से डर लगता था, तो सर्जरी होगी, ठीक है। तो पहली सर्जरी हो गई, 4 दिन में डिस्चार्ज। डॉक्टर ने बोला अब इसकी बायोप्सी होगी, फिर मालूम चलेगा कि कौन सा कैंसर था, कितना एग्रेसिव था, और जरूरत पड़ी तो कीमो होगा। तो सब बोले नहीं होगा कीमो, डोंट वरी। 7 दिन में डॉक्टर बोलता कीमो होगा। तो फिर वो आप जब भी गूगल करोगे ना, तो गूगल तो कोई भी बीमारी आप लिखो तो गूगल बोलेगा इट्स डेडली, अब आप मरने वाले हो। तो कीमो के लिए गया, तो डॉक्टर से पूछा कि मैं ये पढ़ गया। डॉक्टर बोला सब भूल जाओ, अभी बस सरेंडर करो अपने आप को और आओ। फिर कीमो चालू हुआ, तो उस समय भी मेरे बाल लंबे लंबे बाल थे मेरे, सब धीरे धीरे गायब, उड़ गए, बाल टकला, आईब्रोज चले गए, आईलेट्स गायब हो गए। 3 महीने शेव नहीं किया हूँ, दाढ़ी नहीं आ रही है। वजन 14 लीटर एक दिन में घुस जाता है आपकी बॉडी में कीमो, तो वजन बढ़ता चला गया मेरा, 110 किलो, 112 किलो, और बॉडी थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो मुझे लगा ये सब कुछ तो अजीब चल रहा था। और 16 डिग्री टेम्परेचर करके सोता था, तब भी गर्मी लगती थी। रात को उठ के नहाना पड़ता था। और कभी कभी आप सोने गए, एसी बंद है, तो आपको सर्दी लगने लग जाएगी। आपके पूरे सारे घर के सारे गर्म कपड़े आपके ऊपर, लेकिन आपकी सर्दी नहीं रुक रही। तो 2-3-4 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं उस दौरान। बट बहुत बुरा समय था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था। बट मेरा यहाँ एक दोस्त है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, शिवांक, तो वो भी मेरे साथ लगा रहा था। एक दिन मैंने उसे बोला कि यार व्हाट इफ समथिंग हैपेंस टू मी, मतलब मैं बहुतों की उम्मीद हूँ यार। मेरे दादा सरकारी स्कूल में टीचर था, और मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ में।
जितने बिजनेस किए सब फ्लॉप। इस कंडीशन में सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार सब फेलियर गायब समझ लेते हैं, गायब हो जाते गायब। हैं। और उस दौरान तो टचवुड ऐसा मौका भी नहीं आया कि मैंने किसी से कुछ बोला भी नहीं, मैंने बताया नहीं किसी को कि मैं मेरे पर क्या गुजर रही है। बट मैंने दोस्त से शेयर किया शिवांग से कि यार क्या करूँगा, कि कुछ हो गया तो इनका ख्याल कौन रखेगा, दादा दादी मेरे जिंदा हैं, उनको कैसा लगेगा कि मुझे क्या हो गया। और जोत्सना इतना लंबा सफ़र है साथ में, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। तो उसने मुझे बड़ी कमाल की बात बोली, उसने बोला चलो नीचे घूम कर आते, नीचे घुमाने ले गया मुझे। उसने लगा फिल्म लिखते हो यार। वो डायलॉग मैंने मालिक में इस्तेमाल किया है जो उसने मुझे कहा। उसने कहा कि यार अगर आप कहानी लिखो और आपका हीरो चाहे कि मैं एक दिन ये बन जाऊं और वो बन जाए, तो फिल्म कैसे होगी? ना इंटरवल होगा, ना क्लाइमैक्स होगा। तो हीरो को आसानी से मिल गया चीज, तो कहानी नहीं होगी ना। तो आपकी कहानी जो लिख रहा है वो आपको हीरो बना रहा है, और वो देखना चाहता है कि अब यहां से कैसे निकलेगा ये। जब आप यहां से निकलोगे ना तब आपको रिवॉर्ड देगा, जो टचवुड हुआ भी। तो वो सारी चीजें उस दौरान काफी, वो बहुत था। उस जब हो रहा था तो लगता था कि कितना क्या किया है ऐसा मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है। बट अभी सोचता हूँ तो रहता है यार क्या टाइम था यार, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट सोच के ऐसा लगता है कि क्या टाइम था, कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो 6-7 महीने कहाँ गए क्या पता नहीं। कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको हर चीज से मदद किया? पैसे तो ज्योत्सना की मम्मी, पूरा पैसा। बाकी सपोर्ट के लिए मेरे वही 2 दोस्त पुणे से, एक दोस्त मेरा कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है वो बॉम्बे से, और ज्योत्सना का सपोर्ट तो इमेंस था। मतलब एक दिन रात की घटना आपको बताऊं, 3 बजे सुबह मेरी आँख खुली और ज्योत्सना ड्रिप देख रही थी जो गिर रहा था। मैंने बोला क्या देख रही थी? उसने बोला 14,002। मैंने क्या? तो उसने बोला 14,002 ड्रॉप गए तुम्हारे बॉडी में। तो वो 2 घंटे से खड़े होकर ना एक एक ड्रॉप गिन रही थी, वो 14,000 तक काउंट कर रही वो। मैंने बोला इसको मैं रीपे कैसे करूंगा, इसको मैं रीपे कैसे करूंगा? ऐसा मैं क्या करूंगा उसके लिए कि मैं जहां मैं 14,002 उसको बता पाऊं, या इक्विवेलेंट कुछ ऐसा मैं कर दूं उसके लिए लाइफ में। अभी भी कोशिश करता हूं, हालांकि हो नहीं पाता मुझसे उतना जितना उसने किया। बट अब सोचो ना, मतलब कमाल की कहानी है। 14,002 एक लड़की खड़े होकर काउंट कर गई। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लोग बस एक रिलेशनशिप में थे। हाँ हम लोग बस एक रिलेशनशिप में थे। बहुत सारे लोग ऐसे कंडीशन में छोड़ के चले जाते हैं। उसके घर वाले बोल सकते थे ना कि बेटा कैंसर हो गया है इसको, फिर हो जाएगा तो छोड़ दे, बट नहीं, सब मेरे साथ आज भी वैसे ही हैं, सब मेरे साथ वैसे ही खड़े हैं। तो अब तो मेरे दादाजी गुजर गए, फिर पापा मम्मी, कोविड आ गया। पापा एक छोटा सा स्कूल चलाते थे वहाँ पे पार्टनरशिप में, जिसमें बिल्कुल पैसे वैसे नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि अभी देखो लाइफ में ठीक ठाक कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं, मेरे पास ही आ जाओ। तो उनको मैंने, मेरी दादी डेथ बेड पे थी, वो 3 साल से बेड पे थी। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वो मेरे पास बॉम्बे आए, लेकिन वो समझ खो चुकी थी, बोल नहीं सकती थी, पहचानती नहीं थी। तो मैंने पापा को बोला कि शायद ये यहीं आना चाहती हैं, इसलिए इनका प्राण जो है वो शरीर नहीं छोड़ पा रहा। तो मैंने बोला आप इनको ले आओ मेरे पास, मैं करता हूँ मैनेज। तो मैं दादी को बॉम्बे लेकर आया। दादी मेरे साथ 4 महीने रही, उसके बाद दादी गुजर गई 4थे महीने में बॉम्बे में। फिर पापा मम्मी अब मेरे साथ रहते हैं। 2022 में हमने शादी कर ली। अब हमारा एक खूबसूरत सा बेटा भी है जो 1 साल का हो जाएगा। बाबूजी को वो जमीन लौटा दिए? नहीं, वो बिहार में मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ वहाँ। पापा ने कभी घर, पापा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना घर बना सके। तो हमारे पास घर वर कुछ नहीं है बिहार में, हम किराए के मकान में ही रहे। पापा 40 साल 50 साल पापा जितने साल भी वहाँ रहे किराए के मकान में। गांव में मेरा एक घर है जो अभी भी है, जो बीच बीच में कोई बताता है कि टूट रहा है या कुछ हो रहा है तो मैं बोलता हूँ कि थोड़े पैसे बना दूंगा तो मैं उसको रिपेयर करा दूंगा, क्योंकि वहाँ दादा दादी की मेमोरी है मेरी। तो बस अब उनको शायद जमीन चाहिए भी नहीं है, खुश हैं पापा, खुश हैं। घर बार यहाँ खरीद लिया आपने? नहीं, अभी रेंट पे रह रहा हूँ। रेंट पे रह रहा हूँ।
लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। मतलब मेरे घर में आप आएंगे कभी, मेरे पास बॉम्बे में जिसके पास छत नहीं होता, मेरे पास बड़ा छत है। तो बड़ा घर है, बड़ा खूबसूरत सा घर है। मेरा इतना बड़ा छत है कि मैंने शादी अपने घर पे की है। क्या बात। शादी अपने छत पे की है, और मेरे पार्टी वार्टी सारे 100-200 लोग मेरे छत पे आ जाते हैं। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है बॉम्बे में, वो भी बॉम्बे में घर से लगा हुआ हाँ, टेरेस लगा टाइप हुआ का है है। टेरेस, बालकनी की जगह टेरेस है मेरे पास। वाह, कमाल है। बहुत अच्छा घर है, यही पास में। भक्षक कैसे लिखे? मुजफ्फरपुर के होने की वजह से लिखे, बालिका गृह कांड, या फिर कुछ और? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो आप और आपकी पत्नी दोनों ने बहुत कुछ उस दौरान रिसर्च करा, दुनिया भर की चीज़ें। हाँ, क्या है इसके पूरे मेकिंग प्रोसेस को समझाइए, बताइए। शुरुआत हुई थी एक्चुअली क्या, अगेन मेरी 2 फिल्में ना चोरी हो गई थी, जो कोई किसी और ने बना ली, मुझसे छीन ली गई। कैसे? प्रोडक्शन हाउस पलट गए कि नहीं करना इनके साथ। कब एक तो कैंसर के दौरान भी हुआ एक, कि लोग कैंसर होता है तो लोग लेते हैं ना कि अब तो गया, ये कैसे आएगा वापस। हाँ। थोड़ी हमारी इंडस्ट्री कट जाती है, अनफॉर्चुनेट है। बट मैंने सुना है कि इरफान साहब के साथ भी यही हुआ, लोग कट गए। मतलब आपने कहानी लिखी, आप प्रोडक्शन हाउस के पास गए, हाँ, उनको कहानी दी, और वो भी बन गई फिल्में, लेकिन वो मेरे बिना बगैर बन गई। और आपका नाम भी नहीं? नहीं, उन्होंने फिर कहानी बदल दी, थोड़ी चेंज कर दी। और होता है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ नहीं बनी, उस समय बुरा लगता है। अगेन जब होता तो आपको लगता है मेरे साथ क्यों होता है, लेकिन रेट्रोस्पेक्ट में अगर आप ईमानदार रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको लगता है अच्छा हुआ नहीं बनी, वो बन गई होती तो ये नहीं बन रही होती। हाँ, ये भी बात है। तो अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नो कंप्लेंट्स। पर वो अंदर से आदमी को ऐसा बहुत नफरत सी होने लगती है ना सोसाइटी से, लोगों उस समय से। होती थी। अगेन प्रोसेस वही है भाई, कैंसर के बाद मुझे नफरत ही नहीं होती है किसी से नफरत नहीं होती। अगर आप मुझे बोलेंगे, अगर 10 गालियाँ आप मुझे दे देंगे, तो कोई बात नहीं भाई, थैंक यू, मुझे गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत अग्रेसिव आदमी हूँ। अब मेरा सारा अग्रेशन है मेरे काम पे निकलता है, मेरी फिल्मों में निकलता है। जैसे आप मालिक देखेंगे ना, मालिक में मेरा पूरा अग्रेशन है, और ये पूरी कहानी ना वैसी ही है जो जहाँ से मैं आया हूँ। जो टीजर में डायलॉग भी होगा, देखा था आपने, कि मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। वो अंदर से आता है वो सब, कि वो अग्रेशन है मेरा। तो वो मैं पेपर पे निकालता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। बट लोग मुझे पसंद भी टचवुड बहुत करते हैं। जो मेरे साथ काम करता है, वो लास्ट डे ऑफ द शूट रोने लगते हैं लोग। मुझे भी रोना आता है, मुझे भी लगता है कि अब कल से क्या करूँगा इनके बिना। वो पीपल्स फेवरेट बनने की कोशिश करता हूँ मैं, हाँ। कि ताकि लोग हर्ट ना हो मेरे से। बट भक्षक में क्या हुआ कि उसी दौरान जब कैंसर हो चुका था, और अब कुछ रियल स्टोरी ढूंढते हैं, कुछ बनाते हैं, तो मुझे मालूम चला कि मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ था। तो जो लॉयर थी फौजिया, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने उनको बोला, आपको मेरी मदद कर दो आप थोड़ी, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ, अगर तो बोले डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन बता सकती हूँ सब कुछ। तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। फिर उन्होंने रिसर्च शुरू किया, 2-4 महीने रिसर्च किया उसके ऊपर। फिल्म तो जो मैंने बनाई वो 5% है जो एक्चुअल हुआ था, क्योंकि जब मैं वहाँ गया था ना, लिखने में तो क्या है, आप लिख देते हो। जब आप शूटिंग में पहुँचते हो ना, तो एक कमरा बनाया था हमने, जहाँ 40-50 बच्चियाँ बैठी थी, तो रेप्लिकेट किया था हमने जो हुआ होगा उनके साथ। सबसे छोटी बच्ची 3 साल की थी उसमें, जब वहाँ शूट कर रहे थे तब। वो बच्ची जब मेरे पास आई और मैंने उसको चॉकलेट दिया ना, तो उसने इतने प्यार से स्माइल करके थैंक यू बोला, तो मेरा दिल ना ऐसा भर गया। मैंने, कोई कैसे सोच सकता है कि इस बच्ची के साथ गलत करे? मतलब किस लेवल पे इंसान को गिरना पड़ेगा। और ये डॉक्यूमेंट में जो आपको मिला था, या फिर जो बताया था, उसमें बताया था कि 3-3 साल के बच्चे भी थे वहाँ पे। हाँ, उसमें तो रात में लड़कियों का कपड़ा उतार देते थे वो लोग, और ड्रग्स देके, और लड़के फिर चूज करते थे लड़कियों को रात को। बहुत हॉरिबल केस था वो, बहुत हॉरिबल केस था। मतलब मानवता इतनी बार मरी है उस केस के अंदर। तो शुरू किया फिर लिखना, रिसर्च वगैरह किया। तो फिर जब लिखा तो आइडिया ये था कि बहुत छोटी फिल्म है, और मेल रोल था, भूमि का रोल नहीं था, लड़के का रोल था। क्योंकि जो रिपोर्टर थे संतोष, वो लड़के थे, उनसे मेरी बात होती थी, तो संतोष ने बहुत काम किया था उसके ऊपर। तो लेकिन टाइम इतना खराब था ना, एक तो मेरा भी डार्क टाइम चल रहा था लाइफ का, वहां से निकला तो कोविड आ गया 2020 में। तो किसी हीरो को ना मेन लीड में ऐसी डार्क फिल्में नहीं करनी थी।
कि पता नहीं कौन देखेगा नहीं करेगा, तो फिर मैंने ये रोल बाद में लड़की का बनाया। तो वही भक्षक वहाँ लिखना शुरू किया, रिसर्च किया, फिर उन्होंने राइटिंग ख़त्म करने के बाद किस्मत ऐसी बैठी कि एक पहली ही बार में मुझे प्रोड्यूसर मिल गया और 2-3 लोग तैयार हो गए कि मैं भी प्रोड्यूस करूँगा, मैं प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि बहुत छोटी बजट की फिल्म थी। हमको भी लगा था 4-5 करोड़ 6 करोड़ लगेंगे, बन जाएगी फिल्म। अब वो किस्मत थी या पता नहीं क्या, उस समय मेरे सितारे चल रहे थे, वो घूमते घूमते रेड चिलीज पहुंच गई। रेड चिलीज से फ़ोन आया, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मेरी पहली सर्जरी हुई और कीमो शुरू हो गया। कीमो खत्म हुआ तब तक भक्षक की राइटिंग खत्म हो गई। डॉक्टर ने बोला कीमो के बाद 1 महीने का रेस्ट मिलता है आपको, कीमो साइकिल खत्म होता है उसके बाद पेट स्कैन होता है देखने के लिए कि कहीं और कुछ बचा तो नहीं है कैंसर का। एक लिम्फ नोड था मेरे किडनी के पास जिसमें डिटेक्ट हो गया कि अभी भी है। तो मुझे लगा यार अभी क्या होगा, तो उन्होंने बोला सर्जरी करेंगे और वो लिम्फ नोड निकाल देंगे। तो बोला डन। तो दूसरी सर्जरी 23 दिसंबर, डेट भी याद है, 23 दिसंबर 2019 को मेरी सर्जरी थी। 22 दिसंबर को रेड चिलीज को स्क्रिप्ट पहुंची है और 22 की रात को मुझे कॉल आया कि नरेशन है। तो मैंने बोला कि अब मैं ये कैसे बोल दूं कि मुझे कैंसर है, अभी मैं तो फिल्म नहीं बनाएंगे मेरे साथ। तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने उनको बोला मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है तो मुझे घर जाना पड़ेगा 7-8 दिन के लिए, मैं आता हूँ वापस। तुमने ठीक है आ जाओ वापस। कब आओगे? मैं मेरे मुँह से निकल गया 28 तारीख। तो बोला ठीक है 28 को करते। 23 को मैं एडमिट हुआ हूँ और वो सर्जरी ना रोबोटिक सर्जरी थी, लेकिन 12-13 घंटे की सर्जरी थी। तो वो ख़त्म हुई सर्जरी और मैं बहुत दर्द में था। पूरे पेट पे 17 टाँके लगे हुए थे, वो बैग सब लटका देते हैं ना, वो सब लटका हुआ था। तो डिस्चार्ज हुआ मैं 27 तारीख को और रात को फ़ोन आया कि कल नरेशन है, आ जाना। और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं दोस्त बोली कि मना कर दो। मैंने बोला नहीं जाता हूँ, इतना कुछ किया है ये नहीं छोड़ता हूँ। रेड चिलीज है यार, क्या पता जो समझ लो नहीं करेंगे प्रोड्यूस यार, रेड चिलीज कहाँ ऐसी फिल्म बनाएगा। मैं बोला क्या पता किस्मत बदल जाए, क्या पता, जाता हूँ। 2-3 पेन किलर खाए, एक ड्राइवर बुलाया। तब मैं मड आइलैंड में रहता था, रहेजा में। और मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम। ट्रेवल टाइम कम से कम 3 घंटा खार। उस समय तो ब्रिज भी नहीं बना था वो मलाड वाला, अब तो बन गया है। तो वहाँ से निकल के मैं वहाँ पहुँचा। फिर वहाँ उतरने के बाद 2 पेन किलर और खाए। ऊपर पहुँचा तो देखा 20-22 लोग बैठे हुए हैं, नरेशन होगा। शाहरुख खान भी बैठे? नहीं, शाहरुख खान तो घर बुलाए बाद में। तो 20-22 लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग, मैंने उनको बोला कि अच्छा मेरे साथ क्या सर्जरी के बाद ना उठने और बैठने में बहुत दिक्कत होती है, टाइम लगता है। तो मैं सोचा कि बैठ इसको विजुअलाइज किया जाता है एकदम फिल्म के जैसे चल रही है चीजें। तो मुझे लगा मैं बैठ के आ गया तो ये समझ जाएंगे। तो मेरा डर ये था कि एक प्रोडक्शन ऑलरेडी बोल चुका है ना कि कैंसर हो गया इसको, तो काम नहीं मिलता है, इतना मुझे समझ में आ गया था। प्लस ना अब लाइफ में अपने सबसे खराब फॉर्म में हो विजुअली आप, टोपी लगानी पड़ रही है क्योंकि बाल नहीं है। बाल मतलब ऐसे नहीं है कि शेव किया आपने, बिल्कुल क्लीन हो चुके हो आप। ये आएंगे कि नहीं वापस पता नहीं है। नाखून नहीं है आपके हाथ में, लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। काले काले हाथ हो चुके हैं, ये सब देखो, ये सब अभी भी है, ये सब ब्लैक हो चुका है। तो आपको लगता है क्या करूं कैसे करूं। तो बड़ा फुल स्लीव बहुत अंडर कॉन्फिडेंट गया था मैं। लेकिन मैं सोच रहा मैं बैठ गया अगर, और मैं बीच में खड़ा होने अगर बोलेंगे तो मेरी बैंड बच जाएगी। तो मैंने उनको बोला मैं खड़े होकर सुनाऊं कहानी। तो मैं बोला क्यों? मैं बोला नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं खड़े होकर सुनाता हूँ। तो मैंने 2.5 घंटे खड़े होकर भक्षक नरेट की। सब लोग रोए, सब लोगों ने, जो मेरे प्रोड्यूसर थे गौरव वर्मा, वो खड़े हुए, उन्होंने बोला यार वी आर डूइंग दिस फिल्म। हो गया। फिर मैं 2 पेन किलर खाया, घर आया, सो गया। मैं बोला हो गया यार। फिर उसी 4-5 दिन बाद वापस एक पेट स्कैन हुआ, जो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि वह कैंसर फ्री। फिल्म चालू हो गई, 2-4 महीने खुश रहे हम लोग। फिर कोविड आ गया फिर 2 साल कोविड में गए। या शाहरुख खान से कब फिर मिले, कब गए? 2020 में। वही गौरव जो मेरे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने, वो रेड चिलीज के CEO थे। तो बातचीत क्या हुई आप लोग की, मतलब किस विषय को लेकर के? भक्षक का नरेशन। तो उनको भी आपने नरेट किया? हाँ, शाहरुख को। हाँ। बचपन का सपना यार, मेरे दीवार पे बड़ा होते समय शाहरुख खान के पोस्टर्स लगाता था
वो हम लोग के इधर मिलता था 10-10 रुपए में ऋतिक रोशन का ऐसा था वो पोस्टर और शाहरुख खान का पोस्टर सिनेमा हॉल के बाहर। तो वो लाला के मैंने चिपकाए हुए थे दीवार में, और जिस दिन मालूम चला कि आया आप शाहरुख खान से मिलोगे, पूरी रात नहीं सो पाया मैं, शाहरुख खान से मिलूंगा, शाहरुख खान से मिलूंगा। अगले दिन शाहरुख खान से मिलने पहुंचा, घर गया उनके मन्नत, बड़ा सीना चौड़ा हो गया कि बाकी दुनिया बाहर बैठ कर रही, मैं अंदर आ गया। वो चल कर आए और उनकी उनको चलता हुआ देख कर ना मेरे दिमाग में सिर्फ वो पुरानी फिल्में, अंजाम, बाजीगर, सब ऐसा ऐसा सामने से निकल गया। वो आए और आके बैठे, बड़े ही इंटेलिजेंट आदमी है, हर आदमी बोलता है कि बड़े इंटेलिजेंट, वो हैं इंटेलिजेंट। तो समझ जाते हैं कि उनसे मिलने के बाद लोग नर्वस तो होंगे ही, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। वो मेरे से बहुत दूर बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि इधर आके बैठ, तो मैं उनके पास गया, बैठा। उन्होंने बोला पेपर पेन लिया, उन्होंने बोला बेटा मैं नाम भूल जाता हूँ तो मैं नाम लिखूंगा, बाकी सोचना मत कि मैं कुछ नोट्स लिख रहा हूँ। बोला नहीं सर, आप ओके लिखना तो लिख ही लो आप। फिर अब तो सिगरेट छोड़ दिए उन्होंने, उस समय बहुत सिगरेट पीते थे, तो वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे हैं और मैं नरेट कर रहा हूँ। बीच बीच में कभी बार आँख ऊपर जाए तो ऐसा हो जाए शाहरुख खान को सुना रहे भाई। फिर इंटरवल आते आते तो मैंने ये डिसाइड किया कि ऊपर मत देखना, नीचे देख के सुनाओ कहानी। कहानी खत्म हुई, लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट आदमी भाई कि उनको एक एक डायलॉग फिल्म का याद हो गया। नरेशन खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला इस सीन में ये, इस सीन में ये, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, और तुझे जैसी फिल्म बनानी है ना बेटा वैसे ही बनाना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। एक डायरेक्टर के लिए ना कोई प्रोड्यूसर अगर ऐसा बोल दे आपको तो बहुत एम्पावरिंग होता। तुम्हारा ओके सर, थैंक यू सर। तुम्हारा सर 6-7 घंटे चली होगी शायद वो मीटिंग, 5-6 घंटे। उस समय कोविड आ रहा था, तो वो बीच बीच में फ़ोन भी कर रहे थे, उनका बेटा कहीं फंस गया था आर्यन, उसको कैसे लाएंगे, क्या करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था, बड़ा इंटरेस्टिंग। फिर मैं जब मैं मन्नत से बाहर निकला तो छोटे शहर का लड़का ना, हम लोग बचपन में सब शाहरुख खान थे, जब बड़े हो रहे थे कॉलेज जाते थे तो शाहरुख से कम नहीं समझते थे मैं आपको, लेकिन जब आप सच में उससे मिल के निकलो ना तो अपने आप को लगता है क्या थे हम लोग यार, कहाँ पहुँच गए, किसके साथ बैठा था मैं। 1-2 घंटा लगता है रियलाइज करने में। फिर मैं घर आया तो मैं ज्योत्सना को बोला, ज्योत्सना शाहरुख खान से मिलकर आया हूँ। और ज्योत्सना ने क्या किया आपको बताता हूँ। उसने बोला ऐसे 1 मिनट रुक जाओ, आज बाई नहीं आई है, पहले बर्तन धोकर आओ। तो मैं बोला मेरी कहानी तो सुन लो। उसने बोला नहीं, पहले तुम बर्तन धो लो फिर सुनती, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, किचन से स्मेल आने लगी। मैं शाहरुख खान से मिलकर पहले बर्तन धोकर आओ। बोलो ओके। मैं गया, देखा बर्तन ही बर्तन वहां पड़े थे। मैंने बर्तन साफ किए, 1.25 घंटा बर्तन साफ किया, बाहर निकला तब तक सारा खत्म हो गया। हाँ तो बताओ कैसा हुआ। बोला कुछ नहीं यार, मिला। हाँ ठीक है चलो कर रहे हैं ना फिर। हाँ ठीक है, नॉर्मल हो गया। एक्साइटमेंट वो खत्म हो गई जो खत्म। आपको लगता है कि बस ये किसी से शेयर कर लूंगा। हाँ, उसने बोला कि अभी चलो हो गया, कर रहे हैं तो करते हैं। फिर भक्षक बनी। फिर भक्षक जब शूटिंग खत्म की तो तब वो जवान की शूट कर रहे थे। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार हमने 39 डेज में फिल्म खत्म कर दी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि 39 डेज में कैसे ख़त्म कर लेता है तू। मैं तो 365 दिन से शूट कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं हो रहा मेरा। तो सर हमारी फिल्में थोड़ी जल्दी होती हैं। फिर वो हुआ। फिर उसके बाद भक्षक रिलीज़ हुई तो 9 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। 10 को उनके मैनेजर पूजा का मेरे को मैसेज आया कि दिस इज़ पूजा हियर एंड ही वांट्स टू टॉक टू यू, लेट मी नो व्हेन कैन आई कॉल। ना ये कैसा मैसेज है, मतलब आदमी किसी को फ़ोन करने से पहले नहीं सोचता। और शाहरुख खान क्यों पूछ रहा है कि व्हेन कैन आई कॉल। शाहरुख खान मेरे हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा। मैंने समय नहीं गवाया, मैंने ही कॉल कर लिया, मैंने बात कर लेता हूँ। तो देन उन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर मेकिंग रेड चिलीज प्राउड। फिल्म लोगों को बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यार मिला भक्षक को, एक्चुअली बहुत प्यार मिला। तो इसको आप लोगों ने थिएटर में रिलीज क्यों नहीं करवाया, कोविड की वजह से या कुछ? यार फिल्म पता नहीं था, मैं मतलब प्री प्लान था कि हम ओटीटी के लिए बना रहे हैं? नहीं ऐसा कोई प्री, अभी भी सैफ वाली फिल्म भी बनाई थी, कोई प्री प्लान नहीं था। बट अब वो भी ओटीटी पे ही आ रही है। बट ऐसा कोई प्लान नहीं था कि नहीं बनाएंगे ओटीटी, थिएटर में नहीं जाएंगे। पता नहीं, इस फिल्म में नहीं देख रहे थे लोग थिएटर में। और मुझे कोई गिरा शिकवा नहीं है, प्रोड्यूसर भी जितना पैसे लगा था उसको वापस तो चाहिए ना भाई। उनको भी तो आपको एम्पावर तो करना ही पड़ेगा, तभी तो किसी और पुलकित की फिल्म बनेगी। तो आई एम ओके। लेकिन हाँ ये था कि किसी रिस्पेक्टफुल जगह डालना। नेटफ्लिक्स से बेहतर क्या हो सकता था।
तो नेटफ्लिक्स पे आई पिक्चर। क्राइटेरिया क्या होता है? नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी वगैरह ये सब इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर कोई आप शूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस समय की क्राइटेरिया क्या है वहाँ तक फिल्में अपनी पहुँचाने का, बेचने का? सही बताओ तो मुझे नहीं पता। मतलब अब तक आपने ओटीटी को वैसे क्रैक नहीं किया है? क्रैक मेरी 2-3 फिल्में हैं, 1.5 बीघा जमीन भी हॉटस्टार पर है, नेटफ्लिक्स पे ये भी, मरून भी मेरी नेटफ्लिक्स पे गई थी। बट मुझे लगता है मैं तो फिल्म बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है सही जगह। मुझे लगता है वही है, फिल्म अच्छी बनाओ, पहली कोशिश तो वही करो कि फिल्म अच्छी बन जाए, कुछ तो इम्पैक्ट हो लोगों के अंदर, कुछ तो हो। तो हर फिल्म मेकर का अपना अप्रोच है, अलग अलग तरह की फिल्म नेटफ्लिक्स पे भी है, कई सारी फिल्में वहाँ पर भी नहीं अच्छी लगती हैं, कई सारी फिल्में थिएटर में भी नहीं अच्छी लगती हैं, बट ऐसा कोई अप्रोच नहीं है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते ये समझ में आया कि शूटिंग का तरीका, मतलब जिस तरीके से आप फिल्म बनाते हैं, हो सकता है कि मैं गलत ही हूँ अभी भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप फिल्म बनाते हैं वो बनाने का तरीका अलग है। शायद थिएट्रिकल फिल्मों का एक अप्रोच अलग होना चाहिए, और ओटीटी क्योंकि वो कहाँ कंज्यूम होगा, क्योंकि स्क्रीन आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी के पास आईफोन है, किसी के पास माइक्रोमैक्स है, किसी के पास सैमसंग है, कोई एलजी की टीवी पे देख रहा है, कोई ओनिडा की टीवी पे देख रहा है, तो स्क्रीन कंट्रोल नहीं है। किसी के पास 90 इंच है, किसी के पास 24 इंच है। तो उसको अप्रोच करने का तरीका ओटीटी को, जब आप ट्रीटमेंट लिखते हैं फिल्म का, तो वो ट्रीटमेंट का तरीका जो है वो ओटीटी का शायद अलग होना चाहिए, थिएट्रिकल का अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बड़े पर्दे पे खुलेगी, इसका साउंड डिजाइन ऐसा होगा, इसका म्यूजिक ऐसा होगा। वो ओटीटी की फिल्मों में आप अलग तरीके से सोचते हो। बट किस तरह की फिल्म नेटफ्लिक्स या अमेजोन या हॉटस्टार ऐसे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, या जी, किस तरह की फिल्म लेगा, क्या लेगा, वो बहुत सारी चीजें एक्टर पे भी डिपेंडेंट होती है। कि जैसे अब आई एम श्योर कि अगर भक्षक में किसी न्यू कमर के साथ बनाया होता तो अभी तक बाहर नहीं आती। ये भी एक कड़वा सच है, क्योंकि सही बात है। हाँ, क्योंकि अगर मैं किसी पुलकित के साथ फिल्म बना लूं तो 600 रुपये का सब्सक्रिप्शन है महीने का, बिजनेस है ना, सिंपल। कोई क्यों आएगा वो देखने के लिए? जैसे बहुत सारी फिल्में जो क्रिटिकली अक्लेम्ड है वो भी है नेटफ्लिक्स पर, बट जब आप उनका व्यूअरशिप चेक करोगे ना तो आपको मालूम चलेगा इट्स हार्डली एनीथिंग। दैट्स व्हाई नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो, और अमेजॉन ऑल्सो, या हॉटस्टार ऑल्सो इज बिकमिंग लिटिल मासियर नाउ। जैसे सीआईडी भी आ गया नेटफ्लिक्स पे, क्राइम पेट्रोल भी आ रहा है नेटफ्लिक्स पे, कपिल शर्मा भी नेटफ्लिक्स पर है। तो इसका मतलब है कि ऑडियंस कैसे लाया जाए, क्योंकि ऑडियंस अगर टीवी पे अट्रैक्ट हो रही है, कपिल शर्मा का शो टीआरपी टीवी में सबसे ज्यादा था, आपने वो शो खरीद के नेटफ्लिक्स पे ले लिया है, तो अब नेटफ्लिक्स जो सब जिनको देख पसंद था, आई थिंक वन ऑफ द लास्ट शोज जो पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देख सकती थी वो कपिल शर्मा का शो था। अब वो नेटफ्लिक्स पे चला गया तो आई एम श्योर कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा होगा, उनको पैसे आ रहे होंगे। है तो बिजनेस ना उन, हाँ, मतलब आर्ट आपके लिए है, वो सपोर्ट करते हैं आपके लिए, आपको उसी पे थैंकफुल होना चाहिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि ओटीटी खराब हो गया, थिएटर खराब हो गया, ये हो गया। मुझे लगता है कि आप अपना काम करो, क्योंकि आपके बस में नहीं है, और ज्यादा घुसना नहीं चाहिए एक्चुअली फिल्म मेकर्स को। आजकल हम फिल्म मेकर मैथ्स में घुसने लग गया। मैथ्स मेरा काम नहीं है। मैथ्स के लिए मेरे पास प्रोड्यूसर है जो मैथ्स करेगा, जो बेचेगा फिल्म को, कैसे बेचेगा वो उसका प्रोसेस। मैंने मालिक बनाई है, अब मेरे प्रोड्यूसर है जो जय शिव विक्रमाणी, उनकी रिस्पॉन्स बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेपर से लेकर फाइनल। मुझे लग रहा है कि ये कोई पहली फिल्म है आपकी जो इतना मसाला, मारधाड़ और ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज आप एकदम अलग तरह का सिनेमा प्रेफर करते हैं काम करना। बिल्कुल। तो इसकी मेकिंग को लेकर के मतलब क्या सोचा आपने, एकदम से आप चेंज किए हैं अपने आप को, कमर्शियल कह सकते हैं? हाँ, मालिक कमर अगेन बिहार में पैदा हुए आप, 88 में पैदा हुआ, बड़ा हो रहा था। मतलब मुझे याद है मेरे एक चाचा थे और मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो मैंने उनको बोला मेरे बर्थडे गिफ्ट पे आप साइकिल दोगे। और पापा के मामा के बेटे थे, वो मेरे साथ ही रहते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुमको साइकिल दूंगा। मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने हीरो की रेंजर आती थी वो लेकर आ गए, जिसके ऊपर ऐसा कुछ लगा होता था, ब्रेक दबाने पे आवाज भी करता था वो, टेढ़ा भी थोड़ा सा। हाँ, तो वो लेकर आ गए। मैं बोला थैंक यू, कितने की आई, क्या है? चलो, बाद में मालूम चला वो साइकिल के स्टोर गए, उन्होंने 100 रुपये दिए, बोला साइकिल चाहिए तो मैं आपको बाकी पैसे देता हूँ। साइकिल ले आए। वो दुकानदार उनसे जब भी पैसे मांगने जाता था कि दादा पैसे, तो अपना शर्ट ऊपर कर देता, उनकी पिस्टल लगी होती थी यहाँ, तो अपना शर्ट ऊपर करके बोले कितने बाकी है तुम्हारे? बोले नहीं दादा दे देना आराम से।
वो साइकिल के पैसे उन्होंने कभी नहीं दिए वो फ्री में आई मेरे पास तो जब मैं बड़ा हुआ हूँ ये सब देखकर बिल्कुल करीब से। हाँ। और मुजफ्फरपुर में भी जहां पे मेरा घर था ना, पता नहीं आपको पता है एलएस कॉलेज, हाँ हाँ लंगट सिंह महाविद्यालय करके एक बहुत बड़ा कॉलेज है वहां पे, बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का और स्टूडेंट एक्शन जो समय होता था उसका हब था। बड़े बड़े क्रिमिनल्स एलएस कॉलेज में मारे गए। तो मेरा घर बिल्कुल एलएस कॉलेज से लगा हुआ था। तो वो सब मैंने सामने देखा है, मेरे सामने हुआ है बहुत। दबंगई गुंडई स्टूडेंट्स यूनियन जो, और हर आदमी मुझे सब में अमिताभ बच्चन दिखता था वहाँ, मैं दिखता था। तो वो उसी का हैंगओवर मालिक है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे एक, क्योंकि आप लाइफ में दोबारा नहीं बना पाओगे। क्या बार बार मैं यही बनाऊंगा तो लोग बोलेंगे एक ही तरह की फिल्म बनाता है। और मुझे जॉनर भी चेंज करते रहना। जैसे भक्षक बिल्कुल अलग फिल्म थी, ह्यूमन ड्रामा होना चाहिए। जो बॉटम लाइन है कि किसी एक कहानी से कुछ मूव होगा तो मैं बनाऊंगा। तो भक्षक अलग थी, डेढ़ का अलग है, कर्तव्य अलग है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी 3-4 फिल्में मैं समाज के ऊपर और ये बना रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि लोग बोले कि यार ये इस तरह की फिल्म बनाता है। हाँ, या इसको सिर्फ इस तरह की। हाँ, तो मैं बोला इसको भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने और ज्योत्सना ने राइटिंग शुरू की बेसिक से, और ज्योत्सना लिखती है मेरे साथ, तो हम दोनों ने लिखना शुरू किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। कितने फिल्में साथ में लिख लिया आप लोगों ने? एक तो भक्षक हो गई, भक्षक होगी, मालिक है, ये मालिक दूसरी है। मालिक जो बन गई है वो दूसरी है। ऐसे हम 5-6 लिख के हमने रखी है, धीरे धीरे निकलेंगी बाहर। एक और फिल्म है जो भी नेक्स्ट कर रहा हूँ वो भी हमने साथ लिखी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बन गई राइटिंग पे। ह्यूमर था, एक्शन था। मैंने बोला ये राइट टाइम है बनाने का। और राजकुमार मेरे दिमाग में थे, क्योंकि राजकुमार ना वो बड़ा अलग तरह का एक्टर है। जैसे किसी आप चाइनीज खाते हैं तो आप ढूंढते रहते जैसे चाइनीज खाना मिलेगा। अगर आप मान लो मीरा देसाई में बैठे हो, आपको यहाँ का चाइनीज स्टॉल पे चाइनीज अच्छा लग गया, आप बार बार जाओगे। चाइनीज खाना, राजकुमार राव चाइनीज खाना है, अगर आपको स्वाद आ गया ना, आपको नहीं फर्क पड़ता कि उसमें अजीनोमोटो है, ये अनहेल्दी है, आप खाते हो। तो राजकुमार के साथ मैंने बोस किया था। बहुत फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे रोल वो करते आए हैं ना, बॉय नेक्स्ट डोर और ये वो, तो बोस में भी नहीं था। और इतना गट्सी आदमी है कि उस समय करियर पीक पे था बोस में। बरेली की बर्फी रिलीज हुई थी और हम लोग प्रोस्थेटिक ट्राई कर रहे थे कि बॉल्ड हाफ बॉल्ड कैसे बनाए। उन्होंने मुझे फोन किया, बोला चलना आधा सर मुड़वा देता हूँ। और राजकुमार राव स्टार बन रहे थे उस समय, बने भी नहीं थे। वो गए और उन्होंने अपना आधा सर मेरे साथ बैठ के मुड़वा लिया। और वो जब तक शूटिंग चलती रही, राजकुमार राव आधा टकला था, एक हर जगह उसी तरीके से। टोपी लगा के घूमते थे। बरेली की बर्फी का जो गाना है स्वीटी तेरा ड्रामा, उसमें उन्होंने टोपी लगा के शूट किया। पेट निकाल लिया, रोज सुबह 7 रसगुल्ले 8 रसगुल्ले पिज्जा से अपना दिन शुरू कर रहा है वो आदमी। मोटा हो गया, बंगाली सीख ली। ये पागल एक्टर। बंगाली तो खैर आसान भी होगी, वाइफ की वजह से, पत्र लिखने की वजह से। बट बंगाली सीख ली, मोटे हो गए, बहुत मजा आया। उसके बाद में जो भी फिल्म लिखता था ना, दिमाग में राजकुमार ही होता। यार ये राजकुमार के वजह 3 फिल्में करी हैं आपने अभी तक। तो हर बार हर स्क्रिप्ट उनके पास रही है। उन्होंने हर बार मना किया कि तू फिर डार्क लिख रहा है, तो फिर डार्क लिख रहा है, मत बना मत बना मत बना, रुक जा, कुछ और हल्का बना ले। बॉस, न्यूटन मेरी नहीं थी, सॉरी, भक्षक, डेढ़ बीघा और कर्तव्य। हाँ, ये तीनों स्क्रिप्टें उनको सुनाई है मैंने कि आप कर लो। तो तीनों मना कर दी। मैं फिर मालिक लिखा, मैं फिर जाता हूँ। फिर मैंने प्रोड्यूसर को बोला, अपने जय शिवाक्रमानी को, आप भी चलो मेरे साथ जयू सर, एक बार मिलकर आते हैं उनसे। रात बोले क्या क्या खा के लिखा तुमने ये बनाते हैं। बट बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। मालिक अलग एक्सपीरियंस था। मुझे एक्चुअली बहुत मजा आता है फिल्म मेकिंग में। कभी आपको बुलाऊंगा अपने सेट पे तो आपको ये महसूस होगा। मेरे सेट पे कोई गाली गलौज नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता। सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सिनेमा। सुबह आओ, गले मिलो, लाइट बॉय से लेकर स्पॉट बॉय से गले मिलो। सबको ये महसूस कराओ कि तुम बना रहे हो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं बना रहा हूँ। और उसके बाद पूरी लोग जान लगा चेंज हो जाता है, लोग जान लगा डेडिकेटेड हो जाते हैं, सारी चीजें जान लगा देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए,
अगेन जब राइटिंग शुरू होती है किसी भी फिल्म को लेकर के, सपोज मैं अगर कुछ लिखना चाहूँ या कोई भी एक नया युवा कुछ लिखना चाहे, तो कई बार उसके पास कहानी तो होती है, लेकिन वो जैसे ही बॉम्बे में कदम रखता है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, क्योंकि इतनी मल्टीपल चीज़ें आसपास बन रही है, उसको लगता है कि कहीं मेरी स्टोरी कमज़ोर तो नहीं है। वो फील होना शुरू हो जाता है, यार अभी ऐसा नहीं बन पाया है या ये नहीं है। आपने कहीं से सिनेमा की पढ़ाई नहीं की, कहीं एनएसडी नहीं गए, कहीं एफटीआई नहीं गए, ना राइटिंग की ट्रेनिंग ली, तो आप जब कहानियां लिखते हैं तो क्या सोचते हैं उस कहानियों में कि कैसे होना चाहिए, या फिर वो राइटिंग किस लेवल का होगा? एक तो मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, म्यूजिशियन रियाज करता है, राइटर को रियाज की बहुत जरूरत होती है लिखने के लिए। बॉम्बे के जो बॉम्बैया राइटर जिसको बोलते हैं ना, वो उनका प्रॉब्लम क्या है कि आप एक फिल्म लिखते हो, आप 2 साल वेट करते हो कि आइडिया आएगा तो मैं लिखूंगा, वो कभी नहीं आता, वो आइडिया कभी नहीं आता, वो गोल्डन मोमेंट कभी नहीं आता। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। डिसिप्लिन राइटिंग का की है, आपको अनुशासित होना पड़ेगा और आपको रोज बैठना पड़ेगा लिखने के लिए। आप 2 घंटा 3 घंटा आपको 24 घंटे में निकालना पड़ेगा, जहां आप खुद के साथ एक पेपर और पेन के साथ समय बिताते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। कोई और तरीका नहीं है। अगर आप छोटे शहर से आते हो, आपके पास कोई कहानी है कहने के लिए, और आपका ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सामने वाला आदमी कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कभी। जैसे अभी भी मेरे पास कई सारे राइटर्स अब आते हैं जो अपनी कहानियां लेकर आते हैं, सुनाते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि वो राइटर ही कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता अपनी कहानी के बारे में। कि अक्सर आप बोलो ना, अगर ये अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर दूंगा, तो सामने वाला आदमी आंक लेता है आपको कि आप बदलने को तैयार हो ताकि आपकी फिल्म बन जाए। आप मार्केट सोच रहे हो कि सर फलाना एक्टर कास्ट कर लेंगे, इसमें ये मार्केट, इसमें गाना भी आ जाएगा, इसमें ये भी हो जाएगा। तो राइटिंग फिर वो आपका अब देखो जावेद साहब या जो बड़े राइटर्स हैं, वो आज भी रिलेवेंट है। मुंह खोलते हैं तो आपको लगता है यार कुछ ज्ञान की बात देंगे, वो आज भी रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि जावेद साहब को आज आप पेन पकड़ा दो तो नहीं लिख पाएंगे, अभी भी लिखते हैं, कमाल लिखते हैं, कमाल बात करते हैं। आज के राइटर ने अब पढ़ते नहीं है, आप लिखते नहीं है, आप वेट करेंगे कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करूँगा। एक कहानी लेकर आप घूम रहे हैं कि मेरे पास एक कहानी है जो एक फलाना एक आदमी की है, और इसको लेके आप 10 प्रोडक्शन हाउस में घूम रहे हैं, हो गया, एक राउंड हो गया, फिल्म खत्म हो गई। 10 बार ये सच है कि आप 10 जगह घूम कर आए, आप वेट कर रहे हो कि कोई नहीं फोन किया, किसी ने पिक नहीं किया। अब आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि वो नहीं बनेगी? क्योंकि जो बैठे हैं, जो कहानी आपके सुनते हैं ना, वो स्मार्ट लोग हैं, उनको पता है कि क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, कैसी फिल्म एक्टर क्या ढूंढ रहा है, कास्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आज क्या बिक रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो हर तरह की बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो अगली फिल्म बहुत बहुत डार्क है, कोर्टरूम ड्रामा है, मुझे नहीं पता क्या बिकता है। मैं तो लिखता हूँ, दिल से लिखता हूँ, जोश में सुनाता हूँ कहानी, सामने वाले को अच्छी लगती है तो ले लेता है। मुझे नहीं पता कि क्या बिकता है, मुझे लगता है अच्छी कहानी बिकती है, अच्छी कहानी बिकती है। अब वो ऐसी भी राइटिंग होती है ना कि फिल्म शुरू होता है एक्शन सेट पीस, फिर कहानी, फिर एक्शन सेट पीस, फिर कहानी, ये भी एक राइटिंग है, वो भी बिकती है। बहुत सारी फिल्मों में आप देखोगे कि एक्शन ही एक्शन चल रहा है, कहानी क्या थी समझ में नहीं आया। मेरी कोशिश है, जैसे मालिक आप देखेंगे, कहानी है, कहानी का डिमांड था कि एक्शन चाहिए तो एक्शन है, अगर नहीं डिमांड होता तो मैं एक्शन फिल्म नहीं बनाता। और बहुत मजेदार होता है एक्शन फिल्म बनाना, वो होता है ना कि शेर को खून लग जाए, वैसा वाला मजा है। लेकिन नहीं डिमांड है तो नहीं, जबरदस्ती आप एक्शन नहीं कर सकते। आपको बेस्ट कोर्टरूम ड्रामा क्या लगता है, कौन सी फिल्म लगती है, इंडियन? कौन से डायरेक्टर की? कहीं का भी यार इंडिया में बहुत कमाल कमाल की बनी है कोर्टरूम ड्रामा। बाहर की तो 12 एंग्री मैन इज वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया में एक मराठी फिल्म थी कोर्ट, देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। बहुत कमाल की फिल्म है। एक अनुभव सर की फिल्म है मुल्क, बहुत कमाल की फिल्म है। दामिनी मुझे बहुत कमाल लगती थी। कोर्ट रूम में कुछ होता है, कोर्ट रूम में ना कुछ होता है। और पिंक में भी पिंक बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत। इवन नो वन किल जेसिका का भी एक हिस्सा कोर्ट रूम में, वो भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली कोर्ट रूम ड्रामा हॉरर की तरह है। जैसे हॉरर में ना
किसी को नहीं फर्क पड़ता कि एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है। हॉरर अगर आपको डराएगा तो लोग देखेंगे। लोगों को उस जैसे रोलर कोस्टर पे जाते हैं, क्यों जाते हैं पता नहीं, लेकिन आप बैठते हो ना, जो 80 फीट 90 फीट ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, आपको डर लगता है लेकिन आप बैठते हो। तो हॉरर वही है कि आपको मजा आएगा तो आप देखेंगे। कोर्टरूम ड्रामा भी वही जॉनर है कि आपको मजा आएगा तो लोग देखेंगे। बाहर तो खैर बहुत बना है, हमारे इंडिया में थोड़े मतलब बनिस्बत बाहर के थोड़ी कम बने, क्योंकि राइटिंग इज वेरी टफ। कोर्टरूम लिखना बहुत मुश्किल है। एक बड़ी कमाल की फिल्म थी साउथ की, जय भीम, बहुत सूर्या ने जो किया, बहुत कमाल की फिल्म। कोर्टरूम तो जब था ही पूरा का पूरा, लेकिन जब उसका आखिरी फ्रेम, हाँ, जब वो बच्ची आती है, ये अखबार पढ़ रहा होता है, बच्ची एकदम पैर पे पैर एकदम चढ़ा के और ऐसे जब बैठती है, हल्का मुस्कान, और क्या शान। वो फिल्म देखने के बाद सारे लॉयर्स ने लेटर लिखा था डायरेक्टर और मेकर्स को, थैंक यू। तो फिल्म वैसी बनाओ ना कि मतलब आप, जैसे मैंने पत्रकार के ऊपर भक्षक बनाई, मुझे बड़े बड़े पत्रकारों ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि यार ऐसी लाइफ होती है हमारी। बहुत बड़े पत्रकार ने मुझे थैंक यू बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग था मुझे। हालांकि वो छोटा कमरा जो होता है ना, छोटे शहर का जो पत्रकार, मैं मुजफ्फरपुर में था, तो वहाँ पे एक मुजफ्फरपुर न्यूज़ चलता था जो वो लोकल केबल टीवी वाले नहीं होते, उनके यहाँ एक पायरेटेड चैनल होता है जिसपे वो रात को सिनेमा लगाते थे, उस पर उन्होंने अपना एक न्यूज़ चैनल बनाया हुआ था। नाम भी याद है मुझे, रजनीकांत पांडे उसका न्यूज़ रीडर हुआ करता था। वो बैठता था पीछे, उस बिहार का एक मैप लगा, तो वही मैंने भक्षक में बनाया। एग्जैक्टली। बड़ा इंटरेस्टिंग है छोटे शहर के रिपोर्टर्स का। हालांकि बहुत कुछ काटा मैंने भक्षक से। संजय मिश्रा ने जो कमाल काम किया है ना, वो उसमें बहुत काम कट गया बेचारे का, लेंथ छोटा करने। 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्म बन गई थी, बट संजय मिश्रा ने, एक सीन है उसमें यूनिवर्सिटी के सामने टीवी पे चल रहा है, तो वो बता रहे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ग्रेजुएट हो रहे बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन युवा अपने यौवन से बाहर आ जाता है ग्रेजुएशन करने के, तो लैपटॉप देंगे किसको। संजय मिश्रा बहुत कमाल आदमी है। अच्छा, उनके भीतर वो भरा पड़ा है। अरे बाप रे बाप, सिनेमा से लेकर के संस्कृति तक उस आदमी में सब चीज भरा हुआ है। मैं सैफ अली खान के साथ फिल्म बना रहा था, तो कास्ट करना था मुझे दूसरा, तो उन्होंने बोला संजय मिश्रा, तो मैंने बोला संजय मिश्रा और आपका स्कूल ना, सैफ अली खान नहीं बोला, हाँ। उन्होंने भक्षक देखी, तो उन्होंने बोला कि यार मैंने नोटिस किया कि संजय मिश्रा को अपना नाम बदल देना चाहिए। तो मैंने क्या रखना चाहिए, मतलब संजय डिकैप्रियो मिश्रा, ऐसा कुछ रख लेना चाहिए उनका नाम, क्योंकि आदमी मेथड एक्टर है। संजय मिश्रा है मेथड एक्टर। फूहर रोल में दे दो, फूहरपंथी करा दो, कर देंगे। सीरियस भी वैसे कमाल करते, मसान में ले आओ उनको, वो ऐसा बाप भी बन जाएंगे, रुला देंगे। संजय मिश्रा में वो क्वालिटी है। तो सैफ ने मुझे बोला कि संजय मिश्रा को लेकर आते हैं। मेरा सर आपका स्कूल, आप बैंड्रा से आते हो और ये गांव का आदमी है। तो संजय मिश्रा ने सैफ अली खान के साथ मीटिंग की। आप संजय मिश्रा बोला, है नवाब साहब, है नवाब साहब, आपने कभी सोचा है कि आप मरेंगे तो आपको जलाया कहाँ जाएगा, दफनाया कहाँ जाएगा? तो मैंने सोचा, मैं बनारस गया था पुलकित, हम देख कर आए हैं, हम अपनी वाइफ को बोले मरेंगे तो हमको यहाँ जला देंगे। ये आप लोग तीनों लोग बैठे हुए थे? हाँ, मतलब सब लोग थे, रीडिंग का सेशन था। संजय मिश्रा से बोला ये कैसा आदमी है? मैंने सर यही संजय मिश्रा। बाद में पूछ भी रहे थे। हाँ, संजय मिश्रा वही है भाई। कहानी, संजय मिश्रा के साथ बैठो, शूटिंग में जाते हैं, होटल में नहीं रुकते, प्रोडक्शन को बोलते हैं मुझे घर दिलाओ, और वो घर में अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनके 5-6 लोग जो बॉम्बे से ले आते हैं वो, और उनके कुछ दोस्तों को बुला लेते हैं। वो मटन और सब्जी। तो अभी पंजाब में हम लोग अमृतसर में शूट कर रहे थे कर्तव्य, तो मैं बोला कि मैं जाता हूँ, मिलकर आता हूँ उनसे, कहाँ रुके हैं देख कर आता हूँ। तो मैं गया तो घर पे नहीं, मैं ढूंढा तो सब्जी मार्केट में संजय मिश्रा पालक और लौकी और तुरई खरीद रहे हैं कि आज ये बनाएंगे। फिर सबको बुलाया, घर पे खाना खिलाया। अद्भुत आदमी। ये वाली लाइन दोबारा बताने, है नवाब साहब। अरे बहुत कमाल आदमी है। मतलब सोचिए, कोई इस तरीके से उनको जज करेगा। सैफ साहब हैं, ठीक है, कभी रहे होंगे नवाब, या उनके पिताजी अभी भी वो ओहदा होल्ड करते थे जब तक जीवित थे। अब पटौती खानदान है इन लोगों का बहुत बड़ा, लेकिन कोई पहली बार जाए, बातचीत हो रही है, नवाब साहब आप कभी सोचे हैं कि कब मरिएगा तो कहाँ दफना? वो खतरनाक आदमी, खतरनाक। आ गए वो आदमी।
कैसे उनका आपके भक्षक को लेकर के कैसे उनका सिलेक्शन आपके दिमाग में आया पहले कि इस young- आदमी को रखते हैं? पहले यंग कैरेक्टर था वो, हाँ मैं यंग एक्टर ढूंढ रहा था। तो भूमि जब आ गई ना, तो मैंने ऐसे फोटो लगा के देख रहा था ना यंग लोगों की, तो मुझे लग रहा था ये ऐसा ना लगे कि रोमांटिक कपल है, कि इनका एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो मैंने सोचा इसकी उम्र बढ़ाते हैं ताकि वो बाप वाला फिर अब पता नहीं, आपने मतलब आप दोबारा भक्षक देखोगे ना, तो मैं जो बोलूंगा आपको नोटिस करना, वो जो छोटी छोटी चीजें करता है ना वो आदमी, वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। हाँ वो नेचुरल आता है आप उनका। एक्टर को ये नहीं बता सकते कि आपको ये करना है। एक इंटरवल पॉइंट है जब ब्रिज पे दोनों खड़े हैं, भूमि और संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा सिगरेट पी रहा है। जेपी से तो था या कौन सा? नहीं, हम लोगों ने लखनऊ में शूट किया। अच्छा पटना में पटना में नहीं शूटिंग नहीं हो पाती ना, वो अलग समस्या है बिहार की, शूटिंग नहीं कर सकते आप, लाइन प्रोडक्शन नहीं है, हुआ? लाइट कैमरा, बड़ा तकलीफ है वहाँ, होटल नहीं है, एक्टर्स नहीं रुक सकते। हाँ और खैर मुजफ्फरपुर वगैरह में तो और दिक्कत होती है। नहीं, और बड़ा सेंसिटिव था ये, मैं शूट नहीं कर सकता था वहाँ, तो लखनऊ में शूट की थी पूरी फिल्म। तो ब्रिज पे सिगरेट पी रहे संजय मिश्रा, और भूमि बोलती है कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि भास्कर जी, कि इंसान जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी जुबान चला सकता है, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने आप को जानवर मान लेना चाहिए। तो बोलती है कैसे, क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे, क्या बचाएंगे? उसमें भूमि बताती है, भूमि बोलती है जान लगा देना है भास्कर जी, उन बच्चियों को बाहर निकालना है। और उसके हाथ से सिगरेट लेके भूमि फेंक देती है और जाके स्कूटी पे बैठती है। घना कोहरा लग गया था उस समय, विजुअल खत्म हो गया था बिल्कुल। और मेरी आदत है मैं कट नहीं बोलता हूँ, अच्छे एक्टर कास्ट करो तो आपको कट नहीं बोलना है, रुके रहो कि देखो क्या हो रहा है। संजय मिश्रा कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, वो आदमी गया, उन्होंने हेलमेट उठाया, भूमि के सर पे हेलमेट लगाया, थपथपाया, बोला चलिए। और जब भूमि स्कूटर चला के जा रही थी, चले गए दोनों। सीन का पार्ट नहीं था कि इनको जाना था कि नहीं जाना था, लेकिन मैं कट नहीं बोला था, कुछ तो करना था, तो दोनों चले गए। जब मैंने वाइड में देखा, वापस भक्षक देखोगे तो लड़की स्कूटर चला रही है और संजय मिश्रा का दोनों पैर ना हवा में, लाइक अ सपोर्ट, कि मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि सर आप ये कर लेना। वो संजय मिश्रा है, वो आदमी अद्भुत एक्टर, अद्भुत। आपने एक वीडियो देखा, वो शायद किस एक्टर ने कहा, राजकुमार ने कहा या किसी और ने कहा कि कई बार डायरेक्टर कट्स नहीं बोलते हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं। कुछ नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, वो ध्यान में नहीं आ रहा है, नहीं तो उस पे। वो नहीं, ओमेटा का एक सीन था जिसमें, ओमेटा है कि ओमरेटा है? ओमेटा, अच्छा। जिसमें एक जिसको गन के बट से मारना था और उसको एक गोली मार के छोड़ा था, कट ना बोलो तो राजकुमार कुछ करता है। राजकुमार पागल आदमी है, राजकुमार ही इस वाले पार्ट पे बड़ी अच्छी बातचीत हुई है उनसे। हाँ, राजकुमार भी, जैसे अभी आपने टीजर देखा मालिक का, जिसमें हाँ। एक शॉट है जिसमें वो खड़ा होकर बोलता है मनोज श करो, और बोलता है श, और सुसु करने लगता है। ये फिल्म में नहीं था, ये सब राजकुमार है, मतलब वो जाके खड़ा हो जाएगा करो, तो कट ना बोलने पे ना ये सब मिलता है। अच्छा, हरियाणा का बंदा है, कैसे इतना बढ़िया, मतलब एक्टर कमाल है भाई, एक्टर कमाल। संजय मिश्रा बिहारी आदमी है। हाँ। अभी मेरी फिल्म आएगी सैफ अली, उसमें हरियाणवी प्ले कर रहे हैं। कमाल के एक्टर नहीं ये लोग, कमाल के एक्टर हैं, इनको खाली आप डालो। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जब संजय मिश्रा हरियाणवी डायलॉग प्ले करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो कट होते होते आए पुलकेत, इसको कैसे बोलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जाएंगे, फिर उसके बाद पहुंचेंगे तो हाँ अभी बताओ। गजब आदमी है, गजब आदमी। अच्छा, दुर्गेश डायलॉग भी आप खुद ही लिखते हैं पूरा फिल्म का? पूरी फिल्म, वो कोई अलग से नहीं? नहीं। ये वाला जो था दुर्गेश ने जो प्ले किया था, दुर्गेश भाई ने, ये पता नहीं कोई आपको पहले कहा है या नहीं कहा है, लेकिन आप शक्ल और अक्ल दोनों से नजर आते हैं। शक्ल अक्ल और नस्ल। हाँ। तो संजय मिश्रा, ये डायलॉग तो मैंने लिखा था पहले। एक्चुअली ये भी कहानी थी कि लखनऊ में मुझे एक बार ना कोई एक आदमी मिला, उसने मुझे बोला कि वो एक लाइन प्रोड्यूसर है बनारस से, रति शंकर को जानता है? रति भैया ने बताया था मुझे कहानी कि बोल के दुनिया में सिर्फ 4 किस्म के होते हैं, 5वां तुमको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बताया कि एक होता है मसलन, जो हम सब होते हैं, किसी मसलों पे बन जाते हैं। एक होता है शकलन, जो सारा शक्ल से। एक होता है अकलन, जो अकल दिया है। और चौथा होता है नस्लन, जिसकी नस्लें।
तो ये पांचवा प्रकार तो तुमको नहीं मिलेगा। तो ये मैंने भक्षक में यूज किया। तो संजय मिश्रा का कैरेक्टर दुर्गेश को बोलता है कि तुम पता नहीं तुमको कोई बताया कि नहीं बताया, लेकिन हम बता देते हैं कि तुम शक्ल और अकल दोनों से किया हो। और दुर्गेश ये बात देखता है और उठ के चला जाता है, और वापिस आता है, बोलता है फिर आ गए तुम, मतलब टोपी लेने आए हैं, टोपी लेके चला जाता है। वो जाता है, उसी में ना उसका वो था कि वो चला गया। अब उसकी बैक स्टोरी नहीं दिखाई है, लेकिन वो अगली बार जब आता है ना तो वेल प्रिपेयर्ड आया है। सब भूमि से बात करता है, डॉक्यूमेंट्स देता है, बोलता है कि मैं बताता हूँ कैसे होगा, ये होगा। खड़ा होता है, बोलता है भास्कर जी पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आप शक्ल, अकल और नस्ल तीनों से दिया आदमी, प्रणाम। निकल जाता है। और वो संजय मिश्रा फिर वो इम्प्रोवाइज्ड है। तो वो जो एक्टर था ना, वो लोकल एक्टर था, उसको पता नहीं था कि लोग ऐसा कुछ बोलेंगे, तो उसको हंसी आ गई और संजय मिश्रा का बेटा बना है। अब संजय मिश्रा को पता है, अवेयर आदमी है ना, कैमरा ऑन है, देखता है फादर को गाली पड़ रहा है, तुम हंस रहा है जी, घर पे मम्मी को मत पता ना, ऑफिस का बात सब। इसका पैसा रोक लीजिए, दीजिएगा मत इसको। ये सब संजय मिश्रा है, ये सब संजय मिश्रा भाई। कमाल, एकदम शानदार। और क्या छूट रहा है बातचीत करने के लिए? बड़े बट लेकिन आप वो जो कट के बाद वाले एक्टर्स है ना, वो बहुत कम होते हैं। कई एक्टर बोलते हैं व्हाट टू डू, नहीं पता हूँ, लेकिन राजकुमार, संजय मिश्रा, मेरे साथ भूमि भी, प्रतीक गांधी कमाल है। काम किया आपने कुछ? 1.5 बीघा जमीन, 1.5 बीघा जमीन में, हाँ शानदार, बहुत कमाल। वो गुजराती लड़का। हंसल सर बोल रहे थे कि मैंने उसके साथ काम करने से पहले जानता नहीं था, जस्ट एक गुजराती फिल्म शायद कोई देखी थी यार, हाँ, उसके बाद फिर मैंने रख दिया। नहीं, रॉन्ग साइड राजू। तो कई बार ऐसा प्रेशर नहीं होता कि एक नए चेहरे के साथ अगर आप सिनेमा बना रहे हैं? वो हंसल सर पे नहीं होता है। हंसल सर का कैटेगरी अलग है, बहुत सालों से हंसल सर बहुत रिस्पेक्टफुल फिल्म मेकर है। अगर वो किसी को बोलते हैं ना कि मैं इसके साथ करूंगा, तो लोग सुनते हैं। अभी मेरे साथ नहीं होता वो। अभी मैं किसी के साथ लेके जाऊंगा तो कोई बोलेगा कि अरे यार इसके साथ क्यों लगाना। कोई जर्नी, वो डायरेक्टर की भी जर्नी है, वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पहुँचते हो। अच्छा, आप ये भी तो नाप तो लेते ही है ना, 1-2 फिल्में, 3 फिल्में या 5 फिल्में या 7 फिल्में जब आपने कर ली, तो नाप तो लेते ही हैं कि अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ खुद। हाँ, ऐसा फील तो हो ही जाता है। हाँ, और करना चाहिए। आपको आपके औकात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो मुश्किल है। यू शुड नो कि आप, अभी मैं बोलूँ कि मैं अगली फिल्म शाहरुख खान के साथ बनाऊंगा, तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वो शक्ल अक्कर नस्ल वाली बात मेरे पे चालू हो जाएगी, तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ, अगर मैंने कोई ऐसी फिल्म बना दी जिसका बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ हो गया है, तो मैं जब ये बात बोलूंगा ना कि अगली फिल्म में शाहरुख के साथ बनाऊंगा, तो लोग बोलेंगे हो सकता है, क्योंकि शाहरुख खान को डायरेक्ट करने के लिए आपको उस लेवल का भी तो बनना पड़ेगा। अभी मैं नहीं कर सकता। पर अगर पैरेलली मैं साउथ को देखूं, तो आपने एटली को देखा। एटली भी आई थिंक 2005-6 से ही, बट एटली बड़ी फिल्म बनाते रहे हैं, साउथ से बड़ी थलपति विजय उनको मिल गए, फिर बैक टू बैक 3-4 उनके साथ हो गया। उसके बाद से फिर शायद रजनीकांत के साथ भी उन्होंने काम किया। नहीं, रजनीकांत थलपति विजय के साथ किया। बट एटली बड़े फिल्म मेकर हैं। संदीप वांगा रेड्डी एनिमल बनाने से पहले बड़े फिल्म मेकर थे। कबीर सिंह से पहले भी बड़े फिल्म मेकर थे वो। उनकी कबीर सिंह जिसका रीमेक है, वो फिल्म काफी बड़ी फिल्म थी तेलुगु में। और वॉइस है आप ऐसे नहीं, आप अगर टू मेक अ फिल्म विद सुपरस्टार, आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या। अभी मैं कोई फिल्म लिखूं जहां मुझे 200 करोड़ बनाने के लिए चाहिए, कोई नहीं देगा मुझे। 200 करोड़ रुपये नहीं मिलेगा बनाने के लिए। अभी आपको ऐसा फील होता है? नहीं, फील होने की बात नहीं है। हकीकत यही है। मैं कबीर खान नहीं हूं, मैं रोहित शेट्टी नहीं हूं, वो तो आपको पता होना चाहिए। पर वो भरोसा रिक्रिएट तो हो ही सकता है ना, मान लीजिए। हाँ, होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं होगा। कल को हो सकता है कि हम 5 साल बाद मिले, मैं आपको बोलूँ कि यार मैं 20 करोड़ की फिल्म तो अब नहीं बना सकता ना भाई, मैं 500 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ। हो सकता है और होना चाहिए। दैट्स हाउ यू ग्रो। बट अभी नहीं हो सकता। आपको अपनी असलियत तो पता होनी चाहिए। पर अगर जिस दिन आप 100-200 करोड़ की फिल्में बनाओगे, तो क्या उस समय ऐसा होगा कि आप ओपन रहोगे 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की भी फिल्में बनाने के लिए? समय बताएगा, वो तो पता नहीं। बट इंडस्ट्री आपको टेप करती है कि अब आप बड़े फिल्में करो, बड़ा सोचो।
छोटा मत सोचो, लेकिन मैं नहीं, मुझे नहीं, एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ना कि मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी कहानी में बड़े स्टूडियो के साथ, बड़े एक्टर के साथ बनाऊँ ताकि वो तरीके से बाहर पहुँचे। एक्चुअली आप मुझसे पूछोगे तो मैं अभी कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि कि क्यों, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ यार अपनी दुनिया में। 5-6 फिल्म बना लेने से कुछ नहीं होता। तो मैं भी कोशिश नहीं करता हूँ कि कोई नया लड़का लेके लीड मिले और उसको हीरो में, कोशिश भी नहीं। मुझे पता है कि मैं जाऊँगा तो मेरा मजाक बना देंगे लोग। हंसल सर कर सकते हैं, अब तो खैर प्रोड्यूसर भी बन गए। हंसल सर की एक जर्नी रही है और काफ़ी लंबी जर्नी रही है। हंसल सर ने कितनों को बनाया है। अनुराग कश्यप हंसल मेहता की देन है। अनुराग कश्यप का पहला काम हंसल मेहता ने दिया था। बहुत सारे लोगों का पहला काम हंसल मेहता के साथ। राजकुमार हंसल मेहता की, हंसल मेहता कर सकते हैं, कबीर खान कर सकते हैं। ये जो बड़े फिल्म मेकर्स है ना, जो एम्पावर्ड हो चुके हैं, जो वो कर सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते सच्चाई। और हम लोग अगर बनाएंगे, इफ आई मेक अ फिल्म विथ सेमी नोन और नॉट नोन एक्टर, तो मेरी फिल्म बाहर ही नहीं आएगी, रिलीज ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मार्केट कंपटीशन और बहुत महंगा शौक है सिनेमा, बहुत महंगा शौक है। आपको डायरेक्टर बन जाओ ना, एक डिसीजन में आपको मालूम चलता है करोड़ रुपए गए। वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू, तो मतलब आप अकाउंटेबल हो, आप तो मैं कोशिश भी नहीं कर रहा। ये फिल्म की कॉस्टिंग कितनी है? मालिक होगी 60-70 करोड़। मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ा है, मतलब सिर्फ सुन के ही बड़ा लगता है। बाकी मालिक अभी तक मेरी सबसे महंगी फिल्म है। बख्शक कितने की बनी थी? 15-16 करोड़। 15-16 करोड़। 15-16 करोड़ में बन गई थी? हाँ। पूरी फिल्म? हाँ, एडिटिंग वगैरह सब चीज? हाँ, बख्शक बहुत छोटी फिल्म थी। 1.5 बीघा जमीन 5-6 करोड़ की फिल्म थी। सैफ वाली फिल्म थोड़ी महंगी है, तो सब मतलब बजट पे ये फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने एक फिल्म बना ली 100 की तो मैं 10 की नहीं बनाऊंगा। अगर कहानी कहने में 10 करोड़ ही लगने वाले हैं, पेट मेरा पार्ले जी से भर जाएगा, तो मैं एफर्ट डाल के कुकीज खाने क्यों जाऊंगा? सही बात है। पार्ले जी खाऊंगा। डर लगता है कभी आपको इस फील्ड में? ना, वो अनुराग कश्यप से सीखा था मैंने। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि यार मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ तो कुछ नहीं था, ऑटो की तो आदत थी मुझे, लग्जरी की आदत नहीं है। तो ये क्यों डरूं कि लग्जरी चला जाएगा तो क्या होगा, फिर वहाँ चला जाऊंगा वापस, तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, डर नहीं लगता। हाँ, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ, बेटा हो गया है, प्लस माँ बाप साथ रहते हैं, तो अब मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे लगता है ये दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन मी। सो मैं वो नहीं कर सकता हूँ जो मैं बाकी चलना जो होगा देखा जाएगा, नहीं, मुझे वो नहीं करना है। मैं मिलना चाहूँगा आपके पापा से। प्लीज़ आइए ना, घर आइए। वो आदमी जिसने कुछ ना होने के बाद भी जो भी जमीन हो उसको बेच के अच्छा ठीक है लो, प्लीज़ आइए, घर आइए। वैसे कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मेरे दादाजी भी ऐसे थे, मतलब बचपन से, अभी आपको इंटरव्यू के बाद सुनाऊंगा उनका मैं, वो बचपन से ना मुझे एक ही गाना सुनाते थे, और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन उन्होंने मेरी मम्मी से वीडियो रिकॉर्ड करवाया और मुझे भेजा है। उस गाने पर भी उस दिन भी वो वही गाना सुना रहे थे बचपन से लेकर। वो गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो दादाजी भी वैसे ही थे, पापा भी वैसे ही थे। प्लस यहाँ मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही है। लाइफ पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही लाइफ पार्टनर आपको कुछ भी कर सकता है, गलत लाइफ पार्टनर हनीमून पे ही मर्डर हो सकता है आपका। खैर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, इस पे हम लोग बातचीत नहीं करेंगे जी। तो बहुत कुछ है यार, मतलब सही लाइफ पार्टनर हो आपके साथ तो आप रीढ़ की हड्डी आप कितनी स्ट्रांग हो जाती है। पेरेंट्स आपके साथ सही हो, और मेरे पास सोने पे सुहागा, दोस्ता की मम्मी भी वैसी निकली, तो सब अब तो मतलब आंटी तो यहीं बगल में रहती हैं आपके स्टूडियो से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग साथ ही रहते हैं। घर पे कभी कभी आंटी आ गए तो 20 दिन आंटी हमारे साथ ही बैठी रहती हैं। और प्रोफेशन भी टचवुड बहुत कमाल का निकला मेरा, कि मुझे ना वो स्ट्रेस, मैं 4 घंटे प्ले स्टेशन खेलता हूँ, मैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। मुझे अगर लगे कि मैं 1 महीना 2 महीना काम ना करना चाहूँ, तो आई कैन अफोर्ड इट अब, कि मैं 2 महीना काम नहीं करूँगा, मैं घर बैठूँगा, तो मुझे टेंशन नहीं है कि मैं घर कैसे बैठूँगा, घर कैसे चलेगा।
तो टचवुड प्रोफेशन भी वैसा ही मिला, हो गया सब कुछ सही सलामत। और कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो कमी रह गई है उसको और कैसे दूर किया जाए, और बेहतर फिल्में कैसे, तो वर्कशॉप, राइटिंग, ये सब करता रहता हूँ बीच बीच में, एक्टर से मिलता रहता हूँ, प्रोसेस समझता रहता हूँ, अपडेट कैसे करें, सॉफ्टवेयर अपडेट भी तो ज़रूरी है। एक बात बताइए, अगर कोई डायरेक्टर किसी दूसरे की फिल्म करता है, राइटर कोई और है, डायरेक्टर कोई और है, तो कितना बेहतर सिनेमा उस पर वो बना सकता है? यार लोग तो, हंस सर तो करते ही हैं, करने वाले तो करते हैं, मतलब अनुराग ने भी किया है, हंस सर ने भी किया है, बहुत सारे, रामगोपाल वर्मा करते थे, तो रामगोपाल वर्मा की सत्या भी उन्होंने लिखी हुई है, सौरभ शुक्ला की लिखी हुई है, अनुराग कश्यप की लिखी हुई है, तो उससे तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना, अधिकतर राइटर्स, डायरेक्टर जो जैसे अनुराग कश्यप या हंसल मेहता या राम गोपाल, ये लोग डेवलप करवाते थे कि यार दिस इज द स्टोरी, ऐसा नहीं कि उनके अंदर राइटर नहीं है, दिस इज द स्टोरी, दिस इज हाउ आई वांट टू टेल इट। तो 4 महीना 6 महीना राइटर साथ बैठकर उनके लिए लिखते थे, लिखते हैं। लेकिन अभी जो हमारा जो जनरेशन है उसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं वो एडी से डायरेक्टर बने, असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बने, उनके प्रोसेस में राइटिंग नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि, या फिर इस सवाल को ऐसे रख लेते हैं कि यदि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और तब उसका डायरेक्शन करते हैं तो उसमें कितना अंतर आ जाता है? बहुत, मैं तो किया है, बोस मैंने बनाया था, किसी और की लिखी थी, फ्रीडम मिलता है सेट पे। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं कट नहीं बोलता हूँ, एक्टर को करने देता हूँ, वो फ्रीडम है, क्योंकि मैंने लिखी है कहानी, तो मुझे पता है कि एक्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ रोक सकता हूँ मैं या नहीं रोकना है, वो फ्रीडम है। कई सारे सीन्स आप सेट पे जाकर मैं डायलॉग चेंज कर देता हूँ, भाई ये कर देते हैं, इसको बदल देते हैं, तो लोग करते हैं, तो वो आप फिर आप ओनर हो जाते हो ना चीज की, कहानी आपकी है, तो फिर वो प्रोसेस का मजा है कि एक दिन आपने फाइनल ड्राफ्ट का डॉक्यूमेंट खोला और सुपर लिखा 1988 इलाहाबाद, आप अब फिल्म रिलीज पर है, आप वो सुपर थिएटर में देखते हो बैठ के 1988 इलाहाबाद, तो 2.5 साल की जर्नी है मेरी, वो 2.5 साल की जर्नी है, वो दिखाई देता है एकदम से, वो दिखाई देता है। प्लस एज अ पर्सन आप बदल जाते हो, इतने लोग आप सुन भाई, 400-500 लोग आपको मिलते हैं एक फिल्म बनाने में, हर आदमी की अलग एनर्जी है, हर आदमी एक अलग कारण से सिनेमा में है, कितना अफेक्ट करता है लाइफ, इतने सारे लोगों से मिलोगे, इंसान ही बदल जाता है। प्रोड्यूसर्स का कितना मतलब इंटरफेरेंस होता है आपके सेट पे? बहुत कम, ऐसा नहीं है कि मैं भगा देता हूँ उनको लेकिन अच्छे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं तो नहीं, एक आध प्रोड्यूसर जर्नी में मिले भी हैं जिनका इंटरफेरेंस होता है, हुआ है पास्ट में, बट अब जैसे जैसे वही है, जैसे जैसे आप काम करने लगोगे तो लोग थोड़ा सा आपको सपोर्टिव हो जाते हैं कि हाँ कर। जैसे मालिक के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं कुमार तोरानी टिप से, वो कभी नहीं आए सेट पर, कुमार जी फुटेज देखने, उन्होंने फिल्म बनने के बाद एडिट पे देखी फिल्म। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं जयू, वो भी बहुत कम टाइम के लिए सेट पर, उन्होंने आके मुझे नहीं कभी बोला कि शॉट ऐसा लेना, ये ऐसा करना, कभी कुछ नहीं। बढ़िया है, ग्रो करिए बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी सारा समय दिया, और बाकी अपन बात करते रहेंगे और, बिल्कुल, है ना?